गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह शुरुआत में ही मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ और जो मेड इन पाकिस्तान है, ज़ाहिर है उसके बारे में बताना मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ। तो मैं इस वक्त आपको बताने वाली हूँ स्पार्क्स स्मार्टफोन के बारे में, और उस सिलसिले में बात करूँगी मैं। इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं मिस्टर आसिफ खान साहब, जो कि चेयरमैन डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, एक कामयाब बिजनेस लीडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनका। और इनसे हम बात करने वाले हैं स्पार्क्स स्मार्टफोन से। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एमएससी कंप्यूटर साइंसेज में किया है और यहाँ पाकिस्तान में ज़ाहिर है स्पार्क्स लेकर आए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इन्हें बेहतरीन कारोबारी शख्सियत का अवार्ड दिया है और स्पार्क्स को नई बुलंदियों पे लेके जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि स्पार्क्स कानों में अब सुनने में आ रहा है, क्या सिनेरियो है मुझे बताइए कि स्पार्क्स स्मार्टफोन की कहानी से शुरू करते हैं कि कैसे सोचा ये वाला मोबाइल जो है पाकिस्तान का स्मार्टफोन हो। देखिए, वैसे हम सब जानते हैं महंगाई का दौर है जी बिल्कुल, और मोबाइल फ़ोन जो है वो एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत की चीज़ है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, एक अच्छी डिवाइस और एक अच्छा मोबाइल फ़ोन लोगों की दस्तरस से बाहर होता चला बिल्कुल। और आजकल सबके पास मोबाइल होता है। Exactly. चाहे कोई घर में काम करने वाली हो, चाहे कोई किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो, अमीर हो, गरीब हो, सब्जी वाले के पास भी मोबाइल आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं विदाउट अ मोबाइल फ़ोन। अगर आप कभी घर पे भूल जाएं अपना मोबाइल फ़ोन, आपको वापस जाके पिक करना पड़ता है, अदरवाइज यू कैन नॉट गो अबाउट योर डे। तो उस सूरत में मार्केट के अंदर यहाँ पे जो हमारी एक लोकल इंडस्ट्री है उसके अंदर एक शदीद ज़रूरत थी एक ऐसे ब्रांड की जो लोकली असेंबल्ड हो, लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो और कम कीमत पर एक अच्छी मसनूआत जो है वो सार्फिन को मुहैया कर सकें। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप अपनी कॉस्ट मिनिमाइज़ करें और उसमें यही है कि आप इंपोर्ट की बजाय लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करें। तो इस तरह स्पार्क्स की कहानी शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तवक्कुआत थी उससे बढ़कर हमें रिस्पांस मिला। और उसकी वजह काफ़ी सारी वजूहत हैं, लेकिन एक तो बड़ी वजह है कि हम लोकल ब्रांड हैं तो हम इस मार्केट को, लेकिन फिर भी आपको चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ा बहुत होगा ना, ज़्यादा। क्योंकि इतनी कंपटीशन है और बाहर की चीज़ें इतनी लोगों के सर पे सवार हुई हुई हैं। सो क्या चैलेंजेस आपको फेस करते? बहुत से चैलेंजेस। देखिए, एक तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो आप भी जानती होंगी, पिछला एक साल हमारे मुल्क के लिए मजमूई तौर पे एक बहुत मुश्किल वक्त साबित हुआ। बिल्कुल, क्योंकि देयर इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। स्पेशली एक ऐसा वक्त आया कि जब हमें अपने क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हम मोबाइल फ़ोन बनाते हैं वो सब इंपोर्ट किए जाते हैं, तो उसकी इंपोर्ट में गवर्नमेंट ने पाबंदियां लगा दी थी। वो एक बड़ा मुश्किल और कठिन वक्त था। लेकिन देखें, चैलेंजेस आर स्टिमुलस फॉर ग्रोथ। आप चैलेंजेस जब आते ही हैं, जब आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आप एक मुश्किल और कठिन उससे गुजर कर ही आप अपनी सेहत को इम्प्रूव करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हुआ। हो गया है स्पार्क्स को? इट्स बीन, हमने तो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में 2017 में शुरू की थी। बट स्पार्क्स चूँकि एक स्मार्टफोन ब्रांड है, ये हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है और हमारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में आपको मुहैया भी हैं, हमारे सर्विस सेंटर्स भी हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्पार्क स्मार्टफोन दूसरों से कैसे मुख्तलिफ है और जो अपने कस्टमर्स हैं उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ फराहम करता है? मुख्तलिफ इस तरह से है कि एक तो जिस कीमत में ये प्रोडक्ट मुहैया की जा रही है, ये 1/3 कीमत है उस प्रोडक्ट की जो आप इंपोर्टेड लेते हैं। एक अच्छा इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन आप अगर आज बात करती हैं तो वो लाखों रुपए में होता है। बिल्कुल। और हमारी जो मसनूआत है वो उसके 1/3 प्राइस पर अवेलेबल है। अच्छा। और 1/3 प्राइस पे अवेलेबल। सिर्फ प्राइस की बात नहीं है, क्वालिटी में वी आर एट पार विद एनी इंटरनेशनल ब्रांड। जिस कॉन्फ़िगरेशन और स्पेसिफिकेशन में हम फ़ोन ऑफ़र कर रहे हैं, अब ये डिवाइस मेरे हाथ में आप देख सकती हैं, इट्स अ टोटल ओमनी ग्लास बॉडी फ़ोन। इस कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोन आपको लाखों में मिलता है। तो हमारी जो प्राइस हमने रखी है हमारी डिवाइसेस की, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1/3। बिल्कुल। जो आपके हाथ में फ़ोन है, ये क्या न्यू 7 अल्ट्रा है? जी, ये न्यू 7 अल्ट्रा है। इट्स 6+128 ओमनी ग्लास फ़ोन विद अ 50 मेगापिक्सल कैमरा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई टेक प्राइड इन सेइंग कि जब हमने ये फ़ोन इंट्रोड्यूस कराया, वी वर एक्सपेक्टिंग दिस टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल डिवाइस, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इसको लोगों ने पसंद किया। देखने में भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अगर आप एक दफ़ा इस तरह करके दिखाएंगे ना लोगों को तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा, सॉरी टू से, कि लोकल
इंडियनली मेड है, इम्पोर्टेड देखिए लग ये रहा है। हम यहाँ पर इसी मिसकॉन्सेप्शन को फाइट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया हाँ। कि अगर एक चीज़ मेड इन पाकिस्तान है दैट डज नॉट मीन कि इट्स सब स्टैंडर्ड। क्योंकि हमने अपने स्टैंडर्ड्स को खुद ही गिरा दिया था ना। बिल्कुल। अब आप जैसी ब्रांड्स की वजह से जब हम अपने स्टैंडर्ड्स उठाएंगे तो हम फखरिया हम अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है और इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू द डिवाइस। हमारी जो आफ्टर सेल सर्विस आपने भी सवाल किया था तो उसके जवाब में मैं ये भी आपको अर्ज़ कर दूं कि फ़ोन लेने के बाद जो उसकी आफ्टर सेल सर्विस है वो भी हमने एक बड़ी एक एग्जाम्पलरी उसकी एक सेटअप बनाया हुआ है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो सार्फिन हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक कि हमने एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है अपने सार्फिन को, जो कॉल करते हैं और हमारा नुमाइंदा जाके उनसे फ़ोन पिक करता है, रिपेयर करवा के वापस उनके घर तक पहुँचा कर आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़बरदस्त। अच्छा, अच्छी बात ये कि मेड इन पाकिस्तान है तो कितने सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो आप कह रहे हैं कि वो बंदा जो टेक्नीशियन है वो जाके सर्विस देता है, तो वो सबको फ़ायदा है। इससे जाहिर है अगर हम पाकिस्तानी चीज़ ख़रीदेंगे तो हमारे मुल्क की इकॉनमी को ही फ़ायदा है। बिल्कुल। और मैं आपको इसमें एक यहाँ पर इजाफा करना चाहूँगा कि ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। देखें, हुनर जो है दुनिया में ज़िंदगी में उसकी जो कीमत है वो हर चीज़ से ज़्यादा है। बिल्कुल। इस वक्त जो हमारी फैक्ट्री है जो कराची में ही है, हमारी कोरंगी में फैक्ट्री है जहाँ पर हमारे पास सैकड़ों लड़के लड़कियाँ काम करते हैं। बिल्कुल। ये उनके लिए एक टेक्नोलॉजिकल स्किल बिल्डअप भी हो रहा है वहाँ पर, एक हुनर। तो हमारी जो फैक्ट्री है वो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है जो फ़ोन बनाती है। वहाँ पर हुनरमंद, टेक्निकली साउंड यंग इंडिविजुअल्स वो भी वहाँ से निकल रहे हैं जो आगे जाके अपने करियर्स, अपनी लाइफ में कुछ बेहतरी ला सकते हैं। तो दिस इज इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कस्टमर स्पार्क स्मार्टफोन से क्या एक्सपेक्ट करें, तो आप क्या कहेंगे इन शॉर्ट? मैं ये कहूँगा कि स्पार्क से कस्टमर की पहली एक्सपेक्टेशन ये होगी कि उनकी तवक्कुआत से बढ़कर उनको क्वालिटी मिलेगी। हम उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं और करेंगे हमेशा। और आफ्टर सेल सर्विस जो है वो उनको आई डोंट थिंक एनीबडी इज़ ऑफरिंग एट अ लेवल जहाँ पर हम ऑफ़र करें। यानी हमारे कस्टमर सर्विस सेंटर पर अगर आप जाकर कभी देखें, वहाँ पर हमारे कस्टमर को वी हैव अ वेरी नाइस एनवायरनमेंट जहाँ पर उनको रिस्पेक्टफुली इंटरटेन किया जाता है। और जेन्युइनली कोशिश ये होती है कि पहले तो कस्टमर को नौबत ना आए सर्विस सेंटर तक आने की, क्योंकि हमें पता है कि वक्त बहुत कीमती है हर किसी का। लेकिन अगर वो आ जाएं तो फिर उस वक्त को ज़ाया नहीं किया जाए और उन्हें जल्द अज जल्द बेहतरीन तरीके से सर्विस दी जाए। तो ताकि स्मार्टफोन जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है? लाइक नॉर्मल जो मोबाइल शॉप है, अगर हम आप वहाँ पे जाके बोलें कि हमें स्मार्टफोन चाहिए तो उनके पास अवेलेबल होगा? पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, हर मार्केट में अवेलेबल है। जहाँ पे दूसरे इंपोर्टेड फोन्स भी हैं वहाँ पे भी अवेलेबल। बिल्कुल, छोटे छोटे शहरों में, पाकिस्तान के हर शहर में, हर मार्केट के अंदर फ़ोन अवेलेबल है। और बिल्कुल कहीं पर आपको जेन्युइनली, क्योंकि डिमांड इस फ़ोन की स्पेशली डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो सप्लाईज रन आउट हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कलर्स, जैसे इस वक्त मुझे मस्टर्ड कलर नजर आ रहा है, उसमें आपने कलर्स भी डिफरेंट रखे हैं? इसमें 2 कलर्स हैं। दिस इज कॉल्ड गोल्डन हेज और इसी तरह इसमें एक ब्लू कलर है। ओके, तो कलर्स भी आपने डिफरेंट रखे हैं? जी अलग बिल्कुल। और अभी हम इसका एक नेक्स्ट वेरिएंट चलाएंगे, वो गोल्डन कलर भी इट्स इन द वर्किंग। असल में किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन से लेकर मार्केटिंग तक एक पूरा एक लाइफ स्पैन इन्वॉल्व होता है। तो अभी हम काम कर रहे हैं और भी इसमें हम वेरिएशंस, कलर्स, वेरी नाइस। तो सुबह मैंने आपको अच्छी खबर सुना दी है कि आप कम पैसों में भी इतना खूबसूरत स्मार्टफोन अपने हाथ में ले सकते हैं और हर किसी का दिल होता है मोबाइल इस्तेमाल करने का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारे शो का, मैं डिस्कस करूंगी। ब्रेक के बाद ही आपको बताऊंगी कि क्या है जो आज आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके दिमाग की बत्ती को रोशन करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जैसे मैंने आपको कहा कि आज का टॉपिक शो का बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगी यहाँ, मुझे पता है कि जो मर्द हजरात हैं वो इस वक्त ऑफिस चले गए होंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो ख़वातीन हैं वो इस वक्त ज़रूर बैठे और इस प्रोग्राम को गौर से देखें और सुनें। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं जिसमें आपकी एंटरटेनमेंट होती है, लेकिन शायद आज का प्रोग्राम ऐसा है जो मैं आपको दिखवाना चाहती हूँ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ और आपकी दिमाग की बत्ती को खोलना चाहती हूँ। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे बेटा हो बेटी हो, मोहब्बत बराबर होती है,
लेकिन आई डोंट नो जैसे जैसे वो बढ़ते हैं मोहब्बत कैसे बढ़ सी जाती है। जब वो छोटे से हमारी गोद में होते हैं ना, तो जितना प्यारा हमें हमारा बेटा लग रहा होता है उतनी ही प्यारी हमारी बेटी भी लग रही होती है। वो ज़्यादा क्यूट लगती है, उसकी हम 2 पोनियाँ बांधते हैं, पिंक फ्रॉक, और हम अपने सारे शौक पूरे करते हैं। लेकिन जैसे 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 वो बड़ी होने लगती है और बेटा भी बड़ा होने लगता है, तो मुर्गी की टांग बेटे के प्लेट पे क्यों चली जाती है? जो आपके मियाँ की कमाई है उसका आधे से ज़्यादा कमाया हुआ हिस्सा बेटे की एजुकेशन में क्यों चला जाता है? बेटी को क्यों नहीं पढ़ाते? बहुत सारी वजूहत है इसकी, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, आम लोग, उनके जहन में ये एक मिथ बनी हुई है कि बेटी को ज़्यादा नहीं पढ़ाना, अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाए, उसको ज़्यादा शऊर आ जाए, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सेट नहीं हो सके, हमारे काबू में ना रहे, पॉइंट्स में और बसों में सवार होके जब वो इंस्टीट्यूशंस में जाएगी तो उसका रंग काला हो जाएगा, रिश्ता कैसे आएगा, उम्र ना निकल जाए, छोटी उम्र में उसको उसकी शादी कर दी जाती है। मैं कभी कभार ये कहती हूँ कि लड़कियों को इनके घर में ज़्यादा लड़की है तो उन्होंने लड़कियाँ बांटी हैं, उन्होंने लड़कियाँ फेंकी हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि जब हम अपनी बेटी की शादी करें तो जो जिस घर में वो जाए वो हमारे बराबर इन द सेंस जितनी एजुकेटेड हमारी औलाद है, हमारी बेटी है, उसका स्पाउस, उसका मियाँ भी उसी के बराबर अंडरस्टैंडिंग वाइज एजुकेटेड होना चाहिए और समझदार होना चाहिए। बहुत क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना आपकी अपनी बेटी को ही सेटल होने में प्रॉब्लम होगी। मगर देखा ये गया है कि अगर जिस घर में ज़्यादा बेटियां हैं उनको लगता है कि बेटी बोझ है। सो मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि बेटियां बोझ नहीं होती। मेरे सामने ऐसी कई बेटियां हैं जिन्होंने बेटों से बढ़कर घरों को संभाला हुआ है, और इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए थोड़ा बहुत ही सही अगर हमारे इस प्रोग्राम से आपका माइंडसेट चेंज हो कि बेटे उन्होंने कमाना है, उन्होंने नौकरी करनी है, उनके फ्यूचर्स हैं, बेटियों का फ्यूचर सिर्फ ये है कि उसके अच्छे घर में हम शादी कर दें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी जिनके माँ बाप ने उनको बेटियों को बोझ समझ के गलत ख़ानदान में शादियां करवा दी और फिर वो सारी ज़िंदगी भुगत रही हैं, उन शादियों को भुगत रही हैं। ज़िंदगी 4 दिन की और उसमें कोई भी रिश्ता भुगतना ये सही नहीं है। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपको ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी का मेन मकसद शादी नहीं है। और आज जो लोग मुझे कहते हैं कि निदा बस शादियां करवाती है, उनके लिए भी ये प्रोग्राम है कि मैं सिर्फ शादियों पे फोकस नहीं करती, लेकिन अगर आज के प्रोग्राम पे आप फोकस करें तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे शो पे और भी बहुत चीज़ें होती हैं। सो मेरे साथ इस वक्त कौन है गेस्ट लिस्ट में, आइए मैं मिलवाती हूँ। मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं आयशा तूर, अस्सलाम वालेकुम, बीनेश परवेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर निदा शकील, अस्सलाम वालेकुम, एंड डॉक्टर तमाज़र करीम। ये भी बताती चलूँ कि डॉक्टर तमाज़र करीम जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर निदा जो हैं वो जनरल फिजिशियन भी हैं एंड क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हैं। सो इस वक्त तो हमारा काम जनरल फिजिशियन वाला है ना, और एक औरत वाला भी है। सो हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बीनिश तुमसे शुरुआत करते हैं। बीनिश एक स्टैब्लिश्ड मैं कहूँगी इंडिपेंडेंट एक लड़की है और बीनिश ने भी वो सारी आम चीज़ें फेस की होंगी जो एक आम घर की लड़की फेस करती है। शादी कर लो, शादी की उम्र निकल गई, शादी की उम्र निकल जाएगी। तुमने भी माशरे से सब कुछ सुना होगा, आई डोंट नो तुमने अपने घर से सुना कि नहीं, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द वाले लोग वही बातें करते होंगे जो एक आम लड़की के लिए करते हैं। माशरे से सुना, घर से नहीं। बिल्कुल। थैंक गॉड कि मेरे दोनों पेरेंट्स लाइक अम्मी भी और अब्बू भी बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्होंने हमें इसीलिए पढ़ाया लिखाया कि वो हमारी चॉइसेस या हमारे मिजाज के ऊपर कभी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भाई ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना सोचो, वैसे ना सोचो। हाँ, सही गलत ज़रूर गाइड किया, जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को सही और गलत का ज़रूर बताएं, बट उसके बाद चॉइसेस हम पे छोड़ी। तो अम्मी अब्बू की तरफ से तो अब भी प्रेशर नहीं है। अच्छा। हालांकि अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता है आसपास का प्रेशर और बढ़ता चला जाता है, बट अब्बू की तरफ से आज भी, कल रात को मेरी उनसे बात हुई है और हम कुछ बैठ के बात कर रहे थे, तो ही वाज लाइक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो आई एम वेरी लकी इन दैट वे। मैं चाहती हूँ कि
हर लड़की को ऐसे फादर, क्योंकि मेजरली फादर्स के ही डिसीजंस होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि एक बाप का किरदार एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी तरह अगर वो जो भी फादर हैं, फादर फिगर हैं, अगर वो उस लड़की के डिसीजंस खुद ले लेते हैं वक्त से पहले, जब तक कि वो बालिग हो, जब तक कि उसके अंदर शऊर आए अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का, तो वो ज़्यादती में शुमार हो जाता है। तो इसीलिए बेहतर ये होता है कि आपके जो भी फादर है या मदर है, जो भी गार्जियन है, जो आपसे बालिग होने से पहले अगर आपका फ़ैसला ले रहा है, तो वो आपकी पढ़ाई लिखाई और आपके करियर को, आपके मिजाज को। हम 2 बहनें हैं घर में, एक बच्ची को शादी करनी थी। मेरी बहन की जब शादी हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी छोटी की कर रहे हैं, बड़ी की शादी क्यों नहीं कर रहे। पापा मेरे पास आए अलग से मुझसे बात करने के लिए कि देखो बेटा, बहुत सारे लोग शायद तुमसे बहुत अजीबोगरीब सवाल करें कि मतलब क्या मसला है, क्या नहीं है। लोग इस चीज़ को ऐब भी समझते हैं कि बड़ी का कोई मसला होगा जिसकी वजह से छोटी की पहले कर दी। सो यू गोइंग टू टेक इट वेरी कामली, आर यू गोइंग टू हैंडल इट। मैं क्या मतलब, मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, उसको शादी करनी है वो शादी कर ले, मुझे मेरा करियर देखना है, मैं करियर देख रही हूँ। तो माँ बाप के पास भी कभी कभी बहुत डिफरेंट बेटियाँ मौजूद होती हैं। कुछ होती हैं जो घरेलू होती हैं, उनको घर शादी जल्दी करनी होती है। ये एक औरत की पर्सनल चॉइस है, मुझे ऐसे लगता है। इस पे किसी का भी जोर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक जोर जबरदस्ती होती है कि किसी के घर में डोमिनेशन आदमी की होती है, तो कभी जोर जबरदस्ती तुम्हारे अब्बू ने कह दिया है तो ये होगा। हाँ। कभी कभार इमोशनल भी होता है। हाँ। कि बाप ऐसे बना लेता है मुंह आके बेटी के आगे कि वो बेटी जो है ना इमोशनली बह जाती है। अच्छा, जो आपकी मर्जी हो, क्योंकि वो ये कहता है मैं बीमार हूँ। पेरेंट्स कभी कभार बच्चियों को इस तरह भी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, हम नहीं रहेंगे फिर क्या होगा। तो बच्चियां तभी भी हथियार डाल देती हैं। थैंकफुली विथ माई व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस आई विल शेयर, हमेशा वो ये बात कहते ज़रूर हैं कि बेटा मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड वो मुझे ये जुमले भी ज़रूर कहते हैं कि मुझे एटलीस्ट इतनी खुशी है कि तुम अपने पैर पर हो, तुम किसी की मोहताज नहीं हो। क्योंकि वाइल दैट जर्नी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, गाड़ी सिखाना, बहुत सारे वो सारे काम करना जिससे आप एक बच्ची को इंडिपेंडेंट करते हैं। मेरे साथ की सहेलियां थी जिनको गाड़ी सीखना अलाउ नहीं था, चलाना अलाउ नहीं था। तो मैं जब देखती थी तो मुझे खुद डिफरेंस फील होता था कि अच्छा, मेरे फादर बनिस्बत इनके घर से बहुत बेहतर हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अपने पैर पे खड़ी रहूं। वो चाहते हैं कि ना मैं भाई की मोहताज हूँ, ना मैं शौहर की मोहताज हूँ। तो ये चीज़ें भी एक फादर की जर्नी में लड़की के साथ चल रही होती हैं। आज माशाल्लाह से वो आधा टाइम लंदन बैठे होते हैं, उनको पता है कि मेरी बेटी घर पूरा अकेले संभाल सकती है, उसको किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आई टेक केयर ऑफ माई मदर ऑल्सो इन द हाउस। सारे हाउस चोर्स जो एक मर्द करता है नॉर्मल आम औरत की ज़िंदगी में कि जी सौदा ले आएँ तो बिल भर दें, वो सारे काम एक औरत कर लेती है। नॉट दैट कि हमें इन कामों के लिए मल्टीटास्किंग है। हाँ, आदमी जो है वो सारे काम इकट्ठे एक साथ नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी सहेलियां मेरी जिनके मियाँ जो है वो 9 to 5 जॉब करते हैं, तो मैं जब उनको ये सारे काम करते हुए देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कर तो ये भी रही हैं, बस बेचारियां जो है वो चूंकि हाउस वाइफ हैं तो यू नो इनकी इस सलाहियत को सराहा नहीं जा रहा उस तरीके से। तो ये सारे मसाइल भी होते हैं। बट अगर माँ बाप ये मजबूरी जब शो करते हैं, कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग कि जी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, या घर में जैसे मेरे तो ऑब्वियसली यू नो 2 बहनें हैं तो अकेला एक होता है एक इंसान, महरम ना महरम के जो मसाइल होते हैं। बट आई एम श्योर कि वो साथ साथ फिर ये भी जब यूज़ करते हैं ना तो मैं रिलैक्स्ड हो जाती हूँ कि नहीं बेटा तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी सारी चीज़ें खुद कर सकती हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ माँ बाप अपनी मजबूरियाँ रखते हैं तो उनको अपने बच्चों को उस लेवल पे ट्रेन भी करना चाहिए कि उनको ये पता होना चाहिए कि कल अगर कोई ना खड़ा हो। और आज कल के दौर में मैं आपको बताऊँ निदा, शादी एक बहुत बड़ा रिस्क है वैसे भी। जहाँ तलाक का और शादी का रेशो तो आप देखें क्या चल रहा है। आप मुझे बताएं कि इवन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी शादी करे तब भी आपको उसको इंडिपेंडेंट करना है, बिकॉज यू नेवर नो उसको ससुराल कैसा मिल रहा है, उसको शौहर कैसा मिल रहा है, क्या वो शौहर उस लेवल पे कमा पाएगा कि वो उसको पूरा करे, क्या दोनों को मिलके कमाना पड़ेगा। तो पढ़ाई, हुनर, तरबियत, आज़ादी, इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें लामौला आपको अपनी बेटी को प्रोवाइड करनी है।
क्योंकि दौर अब बदल चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, फास्ट लाइफ है। आप इस दौर में तो ये सोच ही नहीं सकते कि जी मेरी बच्ची ना पढ़े, ना हुनर सीखे, जाहिल रहे और बस मैं किसी और को अपनी एक जिम्मेदारी दे दूं और फिर वो उसको पूरा करे। आप यकीन करें, आप इनडायरेक्टली अपनी बेटी की ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। बिल्कुल। आयशा, आप क्या कहना चाहोगी इस टॉपिक के ऊपर? और जिसको मैं अभी जो बैठे हैं उनको बताती चलूँ, लड़कियां बोझ नहीं है, ये हम कहने के लिए आज बैठे हैं। और हम आपको ऐसी ऐसी लड़कियां दिखाएंगे कि जिन्होंने अपने घर में बेटों से भी बढ़कर काम करके दिखाया। निदा, थैंक यू, दैट वाज जो बीनश ने इतना Tremendous. कॉम्प्रिहेंसिवली Thank you. बात की है। बोझ लगती हैं मत पैदा करें, क्योंकि अगर लड़कियां बोझ हैं तो फिर लड़कों पे आप बोझ डालते हैं। इसका मतलब है कि आप बच्चे ही नहीं संभाल सकते हैं शुरू से, तो मत पैदा करें ना। किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा आपसे कि आप 10-10 बच्चे पैदा करें क्योंकि आपको बेटा चाहिए। बिकॉज बेटों के साथ भी आप क्या करते हैं, उनसे भी आप चाहते हैं कि वो जाके नौकरियां करें, फिर पैसे लेके आएँ, फिर आपको पालें। मतलब मुझे ये फैमिली डायनामिक यहाँ का समझ नहीं आता। दूसरा, जब बीनश बात कर रही थी कि औरत की चॉइस होनी चाहिए शादी करना, आई डोंट थिंक कि हमारे माशरे में इजाज़त है कि औरत की चॉइस भी हो, चाहे वो मिडिल क्लास में हो, किसी भी क्लास में। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज सून एज आई वॉक इन समवेयर, मुझसे कुछ अरसे, अभी मैं छोटी सी बात थी बट इट्स स्टेट, क्योंकि मुझे पता था कि हम आज ये बात करने वाले हैं। मैं मेकअप आर्टिस्ट से बहुत अरसे के बाद मिली थी और मेरी उनसे बहुत दोस्ती है। तो पहला सवाल मुझसे गैस करो क्या था? क्या? गैस प्लीज लेडीज, गैस। आपकी शादी हो गई? आपकी शादी हो गई या? सो अब मुझे पता है कि उसने हमारा एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन होता है, तो हम पर्सनल सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं। बट आप ऑलरेडी बैक फुट पे खेलना शुरू हो जाते हैं कि ओ मेरी शादी नहीं हुई, सबकी शादी हो चुकी है, मेरी उम्र निकल गई है। तो खाली माँ बाप नहीं होते, हम लोग भी एक दूसरे के साथ इस तरह के सवालात और हमें पता भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। अनइंटेंशनल। हाँ, बट इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन यू, बिकॉज यू कीप थिंकिंग कि अच्छा अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, या मेरा रंग काला हो गया है, या जो भी इशूज So many issues. There's so many issues. बट हम आपस में हम माँ बाप को क्यों इतना ब्लेम करते हैं? ठीक है, वो एक सोच से आए हैं, बट हम आपस में It's actually the other people also. Yes, she's yeah, right. exactly. एंड women do it more to each other, because मुझे याद नहीं है कि मेरा कोई दोस्त, लड़का दोस्त जो है, उसने मुझसे ये बोला शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो। You are right. You know, it's us You women who are talk like absolutely that. right. ये तो मैंने कभी सोचा नहीं कि हमारे जितने भी कलीग्स हैं, दोस्त हैं, मर्द, They are not वो- interested in your नहीं, personal नहीं, life. नहीं। वो नहीं पूछते कि अच्छा क्या, हाँ रिश्ता आया, ये वाली बातें बहुत जनाना बातें। अच्छा, और दूसरा औरत ये करती कि है। दे आर, माई फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड इन माई पर्सनल लाइफ। वो जानना चाहते हैं कि मैं सही हूँ नहीं हूँ, खुश जो भी हो हो नहीं रहा है। हो, मोहब्बत हाँ, करते हैं। मतलब मुझे पता है कि मेरी फीमेल फ्रेंड्स, मैं हूँ उनसे बहुत क्लोज, बिकॉज आई थिंक एक उम्र के बाद आपको औरतों का एक ट्राइब चाहिए होता है। Exactly. बट मैं आपसे पहली दफ़ा मिलके ये अस्यूम नहीं करूँगी कि आपकी शादी हुई भी है, या आपके कितने बच्चे हैं, या अगर आपकी शादी नहीं हुई तो क्यों क्या क्यों मसला नहीं? है? 10 सवाल मेरे या दिमाग अगर में। निदा की शादी हुई भी है तो उसकी शादी कैसी जा रही है? यू नो दैट इंट्रीग। तो हम एक दूसरे को भी एकदम से बहुत डिफेंसिव कर देते हैं। चॉइसेस हमारे पास हैं लिमिटेड, बिकॉज 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में आपकी शादी नहीं हुई तो फिर आप गुड बाय, बाय बाय। आफ्टर 30 तो देयर इज़ नो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी बहुत फ़नी सी बात है कि मेरी फादर जो है वो कोई पिछले 3 साल पहले लंदन शिफ्ट हो गए। सो व्हेन ही वाज शिफ्टिंग तो ज़ाहिर है हर चीज़ बंद हो रही है, घर बंद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो यू नो बच्चों को भी कि भाई ये इधर सेट है, ये उधर सेट है, वो उधर है। सो एकदम से जो है वो समबडी वाज लाइक कि अब तो तुम्हारे फादर चले जाएंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा, फिर तुम्हारी शादी कौन कराएगा? मैं कराऊंगी बीनश बहन, मैं करा दूंगी। लाइक हु टोल्ड यू कि मुझे शादी करनी मैं भी करा है? दूंगी। यू नो इस तरह के मसाइल के अज्यूम कर लेना चीज़ों को कि जी ये अब बड़े मसले हो जाएंगे और अब तो यू नो यू क्रॉस 30, इट्स ओवर, इट्स ओवर। और अच्छा, एंड देन somebody told my father something about it, तो वो जाने से पहले मुझसे बैठ के कह रहे हैं
کہ بیٹا اصل میں نا دیکھو پاکستان میں تو جو ہے وہ چھوٹی عمروں میں خاندانوں میں پہلے مطلب ہی واز سو لاجیکل ویسے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی 20-22 سال تک جن لڑکوں کی شادی ہوتی ہے وہ تو فیملی میں ہو جاتی ہے, پھپھی کا بیٹا تو کزن کی, خالہ کی, یہ والی شادیاں ہوتی ہیں. پھر جو ڈگری تک بچے سنگل ہوتے ہیں وہ اپنی یونیورسٹی کالج میں ڈھونڈ کے وہیں کالج سے نکلے, نوکری ساتھ ساتھ پکڑی اور شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ ان لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. پھر کچھ ہوتے ہیں جو پروفیشنل لائف میں آپس میں ملتے ہیں تو شادی کرتے ہیں. تو بیٹا یہ سب چلتا ہے 30 تک. تو تمہیں مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ اب پاکستان میں لڑکا ڈھونڈنے میں پرابلم ہوگی. اینڈ آئی ایم لوکنگ ایٹ ہم اینڈ آئی ایم لائک ابو ریئلی تو ہی سے تم دیکھ لینا, اگر تمہارا مائنڈ بنے تو تم 1 سال کے اندر بتا دینا, پھر تم وہاں آ کے دیکھ لینا اگر تمہیں کوئی وہاں پسند. میں نے کہا تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب انٹائر آپ کی لائف آپ نے کریئر, ملک, نام, پیسہ کمانے میں سب چیزوں میں لگا دی, اور آپ یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک دوسرے ملک صرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ایک نمبر کراس کر لیا آپ نے, اور اب آپ کو یہاں پہ ڈیورسیز کا ریشو ملے گا اس ایج کے بعد کا, یا آپ کو کوئی کسی کی بیوی مر گئی ہوگی تو وہ مل جائے گا. مطلب جسٹ بیکاز آپ کا کنٹری ایک سرٹن ایج کو یا آپ کی سوسائٹی جس در آپ پلے بڑے ہیں اس ایک سرٹن ایج کو شادی کے لائق سمجھتا ہے, اور اس کے بعد عورت شادی کے لائق نہیں ہوتی ہے. اینڈ آلسو آئی ٹیل یو ان دا سوشل سرکل, بیکاز آئی ایم ویری سوشل, ان دا سوشل سرکل آلسو آئی ہیو اے لاٹ آف میل فرینڈس جو تھوڑے سے بڑی عمر کے بھی ہیں. تو جب آپ ان سے بات کریں یا وہ آپ سے کہیں کہ جی یو نو آئی وانٹ ٹو سیٹل اور یہ وہ, تو آپ ان سے پوچھیں اگر کہ جی تمہیں کیسی لڑکی چاہیے, تو وہ 20 سال کی لڑکی پہ انگلی رکھتے ہیں اور وہ خود 40 میں ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم لائک اسٹینڈرڈ میل بیہیویئر. کیوں بھائی یار وہ چھوٹی لڑکیاں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں, یہ تو مردوں بڑی لڑکی, یہ ایک مت ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بڑی لڑکی پکی ہوتی ہے, انڈرسٹینڈ نہیں کرتی, مولڈ نہیں ہوتی, جبکہ پتہ نہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے عورت میچور ہوتی ہے وہ زیادہ فلیکسیبل ہوتی ہے, زیادہ چیزوں کو ایکسپوز. ڈو یو گائز آلسو ریئلائز کہ ہماری ہر بات آخر میں شادی پہ آتی ہے. ہم نے شروع بوجھ پہ کیا تھا, جو جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تب سے آپ اس کی شادی کے بارے میں ہی سوچ رہے ہو. ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب چھوڑ دیں آپ, ہم تو یہ بات کریں. میرا ہسبینڈ, میرے 3 بچے ہیں, میرے 2 بیٹے ہیں اور میری 1 بیٹی ہے. سو پڑھ رہے ہیں دونوں بچے جو, تو میرا ہسبینڈ زیادہ کریئر کے لیے پریشان ہے بیٹے کے. کہنے لگا بھائی بیٹی کی مجھے ٹینشن نہیں ہے, اس کی شکل صورت اچھی, اس کی تو شادی ہو جائے گی اگر اس نے کریئر نہیں کیا. میں نے کہا کیا تم یہ سوچ تم اچھے پڑھے لکھے خاندان سے ہو, تم کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ مجھے تو بیٹی کی فکر نہیں ہے, وہ تو اچھی شکل صورت کی, اس کی تو شادی ہو جائے گی. میں نے کہا وہ اتنی محنت کری ہے اپنے کریئر میں, تم یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ وہ بھی اس کے لیے بھی پریشان ہو کریئر کے لیے جیسے بیٹے کے لیے ہو. سو ایک پڑھے لکھا شخص اور میرے گھر میں اللہ کو دیکھ نہ رہو, لیکن میں صرف میں بتا رہی ہوں کہ عام لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ بیٹی کی شادی کر دو بس. کبھی کسی ایک نے کہا, مجھے بڑی اچھی بات لگی, یہ نہیں کہ لڑکوں کو نہیں پڑھانا چاہیے, مگر وقت ضرورت لڑکا تو کھڈا کھود کے بھی پانی نکال سکتا ہے, کھانا بنا سکتا ہے, ارن کر سکتا ہے, مگر اگر لڑکی کو ضرورت ہوگی تو وہ آپ کی محتاج ہو جائے گی, وہ باہر جا کے کھڈا نہیں کھود سکتی. یہ کس نے کہا؟ ٹھیک ہے, یہ مجھے میری ایک بڑی ہیں فرینڈ, ان کے والد کہا کرتے تھے, اور یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا, اور دے بلونگ ٹو اے ویری مطلب ریموٹ کتنی والی بات ہے. ٹھیک ہے, اور میری آنکھیں کھل گئی کہ لڑکا ہوگا تو کھڈا کھود کے بھی کام کر سکتا ہے, اور مطلب مزدوری کر لے گا, فزیکلی اسٹرانگ ہے. بڑے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے وہ نا, ان کی وفات ہو گئی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور یہ بات مجھے ایسی لگی, میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ واقعی اگر لڑکی محتاج ہونا پڑے اس کو, خدا نہ خاصہ اس کا شوہر نہ رہے, چھوڑ دے, یا پیرنٹس نہ رہیں, تو وہ کیسے کمائے گی, وہ کیسے ارن کرے گی؟ تو ایٹ لیسٹ اس کو ایک گریجویشن, ایک پراپر ڈگری یا کوئی ایک ہنر اس کے پاس ہونا چاہیے. آج کل آن لائن لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہی ہوں, اور جب میں بریک سے واپس آؤں گی نا, ابھی ہم کیونکہ لڑکیاں بوجھ نہیں سے ہم نے شروعات کی, تو ہم پہلے اس سے شروع کریں گے جو جب لڑکیاں 30 کراس کر جاتی ہیں. سو ہمارا معاشرہ جو ان کا حال کرتا ہے
किस तरह वो डिप्रेशन में जाती है मैं तमस्सुर आपसे पूछूंगी ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और हम सब मिलके यही कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, खुदारा लड़कियों को बोझ ना समझें, गलत घरों में ना बांटें उन्हें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का टॉपिक है हमारे शो का, बेटियां बोझ नहीं है। उनको बोझ समझ के गलत रिश्ते ना जोड़ें, उनकी गलत शादियां सिर्फ इस जोर पे कि शादी करनी है, हम नहीं रहेंगे तो उनका क्या होगा, गलत रिश्तों में ना उनको बांधे कि सारी ज़िंदगी वो तड़पती रहें, कोसती रहें कि वो आपके घर में क्यों पैदा हुई। मैं तमाज़ुर से, डॉक्टर तमाज़ुर से पूछना चाह रही हूँ कि वो बच्चियाँ जिनके ऊपर प्रेशर होता है शादी का कि उनकी एज निकल रही है, शादी कर लो, कभी कभार बच्चियाँ स्टैंड लेती हैं, नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं मुझे फलाना काम करना है, मैंने अभी नहीं करनी। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो लड़कियाँ किसी को पसंद करती हैं, वो उनका हम उम्र होता है और वो अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश हो रहा होता है। वहाँ भी एक तरह से प्रेशर दिया जा रहा होता है, घर वाले कह रहे होते जल्दी करो तुम्हारी उम्र निकल रही है, और फिर वो जिसके लिए वो रोकी बैठी होती हैं उनको कोई और लड़की पसंद आ जाती। तो अलग अलग प्रेशर से लड़कियां गुजरती हैं, आपके पास आती हैं। बिल्कुल, छोटी उम्र की लड़कियां इसमें ज़्यादा आती हैं जो कि कहती हैं कि हालांकि उनकी उम्र होती है 17 साल 18 साल, लेकिन वो आके कह रही होती हैं कि हमारे वालिदैन के ऊपर से बहुत प्रेशर है हम पे और हम जो अपना करियर परस्यू नहीं करना चाह रहे। एंड अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आई, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा आर्ट करती हूँ और मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, बट ख़ानदान से इतना प्रेशर है कि शादी कर लो। तो शी वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। एजुकेशन जो है ना वो बफर है, वो मेंटल इलनेस के लिए बफर है। सो जितने आप एजुकेटेड उतने कम चांसेस हैं आपके कि आप मेंटल इलनेस से डायग्नोज होंगे। मेरे पास अच्छा, आपके पास जो लोग आते, मैं वही पूछना चाह रही थी, उस पर ज़्यादा किस कैटेगरी की लड़कियाँ होती हैं? यानी जो एक थोड़ा होता है तबका जो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, जो ख़ानदान में इतनी बस अच्छा 8वीं तक पढ़ ली, बस मैट्रिक तक पढ़ ली बस, या आपके पास ज़्यादा वो लोग आती हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख गई होती हैं? दोनों है आते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि मैं दोनों जगह हॉस्पिटल में भी करती हूँ, आउट पेशेंट में भी करती हूँ, तो दोनों तरह के पेशेंट्स आते हैं। द थिंग इज़ कि मैंने एक चीज़ जो मैं स्पेशली इस टीवी शो पे बोलना चाहूँगी वो ये कि मैंने इतनी मैरिड ख़वातीन देखी हैं हु आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एंजाइटी, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में इश्यूज़ हैं। अब मेरे पास एक पेशेंट आती हैं, उन्होंने शादी कर ली थी ये सोच के कि उनके हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न करेंगे, उस वक्त अच्छा अर्न कर भी रहे थे, फिर वो डिसेबल हो गए। अच्छा, अब उन्हें डिसेबिलिटी हो गई, उन्हें पैरालिसिस हो गया। अब वो बेचारी धक्के खा रही हैं इधर उधर के जो है वो किसी तरीके से आई स्टार्ट अर्निंग, सही है। अब वो इस उम्र में जाकर 30s में जाकर जो है वो स्क्रैच से शुरू करी। अगर वही खातून को एजुकेशन मिल गई होती तो आज उन्हें इस तरह धक्के ना खाने पड़ते। इस तरह और सेवरल एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि सिर्फ इसलिए कि बच्ची को एजुकेशन नहीं मिली थी सही टाइम पे, आज इन हर 30s एंड 40s शी स्ट्रगलिंग। देखें, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास लोग आते हैं जिनके शौहर फौत हो गए, जिनके शौहर डिसेबल हो गए, जिनके शौहर की जॉब्स चली गई, अब वो नहीं कर पा रहे, वो खुद डिप्रेशन एंजाइटी के मरीज हो गए, उनको खुद कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई जिसकी कैंसर हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगी खातून? सो वी हैव टू मेक गर्ल्स इंडिपेंडेंट एंड देन अगैन एजुकेशन। आपको पता है कि एजुकेशन जो है वो रिसर्च शो करती है कि वो लॉन्जेविटी में, यानी कि आपके ज़्यादा उम्र जीने में भी हेल्प करती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी इनकम क्या है। तो एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहना कि नहीं लड़की की शादी कर लेते हैं उसकी एजुकेशन, आई थिंक सरीहन ज़्यादती है। आप उसको एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ आपको पता है कि शी इज़ गोना डू, क्योंकि देखिए हमें अच्छा, कितने सारे घराने ऐसे होते हैं जब खास तौर पर रिश्ता लेके आते हैं पीछे पड़ जाते हैं, नहीं आप दे दें बेटी, हम पढ़ा लेंगे, इस तरह वादे कर करके वो बाकायदा मिन्नतें करके बेटियां लेके जाते हैं। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो नहीं अपनी कंटिन्यू कर पाती कोई भी ऐसी इंडिपेंडेंट लाइफ पढ़ाई के हवाले से, या अगर कोई करियर परस्यू करना चाह रही हूँ। सो बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा अपनी बच्चियों के फ्यूचर के लिए, कि अगर कोई मतलब बाकायदा मिन्नतें करने वाले होते हैं रिश्ते के, दे दें प्लीज़ हमें बेटी दे दें।
एक जो सेंटेंस मैं बहुत फ्रीक्वेंटली सुनती हूँ हाँ। वो ये है कि हमारे घर में ना लड़कियाँ नौकरी नहीं करती। हाँ। हमारे घर में लड़कियाँ काम हमारे नहीं खानदान में, घर में नहीं, जी, जी, हमारे बिल्कुल, हमारे खानदान खानदान में। में। वो जी, नहीं जी, शुरू हो जाए फिल्म और ड्रामा वाला, हमारे खानदान में तो शायद इसकी बाहर नहीं लेकिन उससे उसका क्या मतलब है कि हमारे खानदान की लड़कियां प्रिंसेसेस हैं जो काम नहीं कर सकती I don't know. शहजादियां क्या This is what their mindset. आई What थिंक does that उन्हें mean? ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इसके पर्सपेक्टिव ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर औरत काम कर रही है तो हमारी इज्जत कम हो रही है। प्राइड पे कमी हो रही है। इंडिपेंडेंट हो जाएगी, फिर हमारे नहीं, अंडर नहीं, वो नहीं ये होगी। सोचते ही नहीं। pride. वो प्राइड, लोग क्या It's the कहेंगे, issue. क्या हम कमाने के काबिल नहीं है कि हमारी बेटी घर लेकिन से अब बाहर नहीं निकल रही है है? कमाने के काबिल, आपकी, बिकॉज डॉलर 300 रुपए का हो गया, पेट्रोल प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं, मतलब बड़ा मुश्किल हो गया है नहीं, मेरे कमाना। पास एक मर्द की वीकनेस सामने आती है ना, जब एक औरत जब कमाने निकलती है तो उनको लगता है कि अच्छा जी ये मुझे वीक शो कर रही है पूरी सोसाइटी के आगे, तो वो अपनी मर्दानगी या अपनी प्राइड या अपने ख़ानदान का वो करने के लिए वो कहते हैं कि जी हमारे ख़ानदान में आज दिन तक किसी लड़की ने बाहर काम नहीं किया तो हमारे यहाँ नहीं काम But करें। that So this sounds is- really wonderful to me because मैं 12 घंटे काम करती हूँ। I really, और तुम कितने बजे उठती हो सुबह? मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ। और फिर मतलब 8 घंटे के बाद आप घर हाँ, लेकिन I मेरे like लिए- these families. लेकिन मेरे लिए I like these आदत है, मुझे ये families. कहता है तुम अपनी मर्जी से कर रही हो काम, मैंने तो जब मैं सुबह उठती हूँ ना, अल्लाह हिम्मत नहीं हो रही, तो कहते सो जाओ, छुट्टी कर लो, मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ काम करने को। सो वो मेल जो लोग हैं उनकी ईगो पे आती है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, उनको होता है कि अगर घर की औरत काम करिए तो उनको कभी कभार महसूस होता है ये कभी कभार नहीं, ज़्यादातर होता है। आपको 10% ऐसे मर्द मिलेंगे जो औरत के बाहर जाने पे उसकी एम्पावरमेंट को सराहते हैं Accept कि जी करेंगे, ओ हाँ। मेरी बीवी या ऐसे मेरी भी हैं, बेटी अच्छे जो मर्द है भी हैं, वो ऐसा आगे नहीं बढ़ रही है और मुझे खुशी हो रही है या मेरे लिए एक एक अच्छी बात है, मुझे सोसाइटी में मेरा सर ऊपर हो रहा है। वो सर ऊपर होना नहीं समझते लड़की के बाहर निकल की आदमियों को ये कामयाबी बात- आती अच्छा, अब मेरे बाप अलग तरीके के हैं, मेरे बाप प्राइड फील करते हैं। है। ओह यस, हाँ, मेरे मतलब ऐसा नहीं है जो तुम कह रही हो, बाप ऐसे भी होते हैं कि लाइक अगर अब्बा की जो बहुत सारे अब्बास ऐसे हैं, जैसे तुम्हारे अब्बा भी है, वो प्राइड फील करते हैं कि उनकी बेटी नाम कमा रही है, उनकी बहुत बेटी के नाम की वजह से उनका नाम पहचाना जा रहा है। सो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हर- बेटियों के लिए कभी कभार फादर्स की थिंकिंग अलग होती है। बट मुझे निदा एक ज़रूरी बात है, 2 सवाल हैं जो आई नो यूर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सवाल पहला ये है कि इन आदमियों को ये बातें कौन सिखा रहा है कि औरत के काम बाहर जाके काम करने से उनकी इज्जत, हर चीज़ की इज्जत औरत से क्यों टाइड है, ये सिखा कौन रहा है। दूसरा सवाल ये है जो अभी आज का टॉपिक है कि बेटियां बोझ नहीं होती, उसका मतलब क्या है, बोझ का क्या मतलब है? What does बोझ का that मतलब mean? बर्डन, वजन, उसका क्या पालना मतलब पड़ रहा है देखो ना, मेरे like पास एक स्टोरी है, छोटी सी है। मेरे पास एक लड़की आती है, बहुत परेशान आती थी। मैंने उसकी अम्मी को हटाया और फिर मैंने उससे पूछा, लिटरली वो सिर्फ 20-21 साल की है। उसकी एक ऐसे आदमी से शादी की क्योंकि उसकी बहुत सारी बहनें थी और वो थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, फादर नहीं था, अच्छा। जिसकी चौथी शादी है ये। oh my god, ठीक है, किस और साल वो पे? आदमी 45 अबव the man? the man is 45 और above. वो पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल भी, हाँ। 2-3 साल से गुजारा कर रही है। सोचो उसके अंदर जो डिप्रेशन और एंजाइटी, क्योंकि वो ऑब्वियसली दूसरी बीवियों के पास भी रहता है और अब वो चौथी शादी। उसने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। तो कहती है मैं क्या करूं, अगर मैं छोड़ने की बात करती हूँ तो मेरे जो भाई हैं वो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट भी करता है और उसको भी सपोर्ट करता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके पास नहीं रहता, उसकी ज़रूरियात हैं, छोटी सी बच्ची है वो। तो वो कहती है कि हमारे ख़ानदान में तलाक़ें नहीं होती और तुम्हें जो करना है फिर तुम अपना खुद करना। मैं तो पढ़ी लिखी हुई नहीं, मैं क्या करूं? अगर मैंने उसको छोड़ भी दिया किसी की हेल्प लेके तो मैं खाऊंगी कहाँ से, कमाऊंगी कहाँ से? मुझे वो बाहर निकाल देंगे। इसीलिए तो औरतों को I was जाहिल shocked. रखा जाता है। आई वाज शॉक्ड। A lot of times बहुत सारे घरों में बच्चियों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो ये अपने राइट के लिए खड़े रह And के she's आपसे on सवाल कर सकती antidepressants हैं, now. और वो सवाल इस तरह के मर्दों को बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, अब मैं घूम फिर के सवाल की बात पे आती हूँ, जो हम कह रहे थे ना कि प्रेफर किया जाता है कि शादी के लिए छोटी लड़की हो, बड़ी उम्र के आदमी भी कह रहे होते हैं कि छोटी। उसकी रीज़न खाली ये नहीं होती कि उन्होंने एक यंग लड़की से शादी करनी है, उसकी रीज़न ये होती है, उनको होता है कि वो यंग लड़की है, वो
पानी की तरह होती है, बिल्कुल और बेचारी कुछ मुसा mold हो के रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल हाँ। कि शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, शी इज ऑन एंटी डिप्रेसेंट। क्योंकि जैसे 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 अगर हम खुद भी अपनी जिंदगी देखें तो जैसे जैसे हम मैच्योर हो रहे होते हैं, हमें चीजों को हमें चीजें समझ आना शुरू हो हमें कोई जाता है। कंट्रोल नहीं कर सकता हाँ, गलत बात पे, गलत बात पर हमारे साथ गलत ज्यादती नहीं हो सकती। ज्यादती नहीं कर सकता हाँ, अगर जब हम थोड़े यंग थे तो हमने खुद बहुत बेवकूफ़ियाँ की। अच्छा, मैं इतनी बेवकूफ़ बन गई, मैं अब आके सोचती हूँ अल्लाह मैं तो बड़ी उल्लू बन गई मैं तो। सो वो वाली चीज़ है। और इसीलिए मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर सनिया उस्मानी, एसोसिएट प्रोफेसर है, मैनेजमेंट एंड HRI में है और PhD डिग्री इन्होंने हासिल की है एंड शी इज़ नॉट मैरिड। ठीक है, सो इतनी कामयाब हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं और वो शादीशुदा नहीं है, तो क्या उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है? मैं उनसे पूछती हूँ ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आपने मुझे बुलाया। आज का जैसा टॉपिक है कि लड़की बोझ नहीं होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ऑफ कोर्स आपकी ऑडियंस के साथ। देखिए, मैं जिस माहौल से, जिस सोसाइटी से मैं जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, मेरी फैमिली ख़ानदान काफ़ी कंजर्वेटिव है। My parents, like my father, you know, he divorced my mother when I was born, or my mother passed away when she was 4 years old. So मेरी जो upbringing है, मेरी जो परवरिश, your mother passed away she died when I was 4 years old. Wow. मैं 4 साल की थी जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, और मेरी नानी और मेरे मामू ने ही जो है वो मेरी परवरिश की है। ओके। तो मेरी नानी जो थी, मेरे नाना की भी डेथ जो है ना काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी, व्हेन माय नानी वाज 32। तो मेरी नानी ने जो अपने बच्चों की जो परवरिश की है, और फिर उसके बाद मेरी नानी ने जब मुझे पाला, उनका जो सबसे मेन जो था ना वो ये था कि एजुकेशन देनी है। हाँ। ठीक है, इतना पढ़ाओ कि कम से कम वो कभी भूखी ना रहे। ठीक है, घर में बैठ के ट्यूशन पढ़ा ले, ठीक है, लेकिन कभी भूखी ना रहे। लेकिन मेरे मामू जो है ना, ही वॉज ऑलवेज यू नो ब्रॉड माइंडेड एंड ही थॉट कि नहीं पढ़ाना चाहिए। अच्छा, हमेशा से, बिकॉज यू नो आई बिलोंग टू अ मेमन कम्युनिटी, सो मेमन कम्युनिटी इटसेल्फ इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव कम्युनिटी, जहाँ पे कहते हैं कि डॉक्टर तो बनाओ लेकिन फिर उसके बाद शादी करा दो ताकि वो घर में बैठ के गोल रोटियां बनाए। जैसे बहुत सारे घरों में ये होता है, पढ़ाई अच्छी करा दो, हाँ। रिश्ता अच्छा आएगा। हाँ। बाकायदा रिश्ते वालियां आती हैं क्यों, डॉक्टर उनको बहू डॉक्टर चाहिए। बहू चाहिए। मास्टर्स किया हुआ है, बस गुड है, अच्छा रिश्ता हो जाएगा। लेकिन एक काम बहुत नहीं बड़ा- करने देते। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लड़की को तो पढ़ाने के लिए डॉक्टर बनाना है, अब हमारे यहाँ पे क्या है, लिमिटेड ये है कि भाई इतना पढ़ाओ कि लड़का मैच हो, मतलब लड़के से ज्यादा ना पढ़ो। ओह यस, ओह यस। BBA करा लो, बैचलर्स करा लो, तो लड़का या तो BCom होगा या मास्टर्स होगा, PhD नहीं कराना, वरना रिश्ते नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, और एक सर्टेन एज के बाद तो वो बुढ़ी हो गई है, हाँ। बुजुर्ग हो गई है, उसके लिए कहाँ रिश्ते आएंगे। ठीक है, अच्छा, मेरा जो एक पर्सपेक्टिव हमेशा से रहा है कि एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन माय 20s, तो मुझे ये था कि ना आई हैव टू चूज। रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, बट बिकॉज यू नो मुझे पता था कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, माँ बाप नहीं है, देन आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट। ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लड़के या लड़की के लिए। आई थिंक लड़की के लिए ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना वो आपको मजबूत बनाती है। अच्छा, हमें ये भी देखना है कि हम शादी क्यों करते हैं, मतलब क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द पर्पस। पर्पस क्या है भाई, एक साथ चाहिए, साथी चाहिए, या फिर आपको फाइनेंशियल जो है वो एक स्टेबिलिटी Support चाहिए, चाहिए हाँ। कि क्यों शादी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो माइंडसेट नहीं बहुत गलत है कि हमें शादी इसलिए करनी है कि हमें सहारा चाहिए या हमें वही कोई वो। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसे भी मैंने देखा है लोगों को, वो ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मेरी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो कि 1 महीना हुआ और डिवोर्स हो गई। ठीक है, शादी नहीं चली, दे आर लाइक 23, 24 एंड नाउ दे परस्यूइंग देयर MBA, नाउ दे आर परस्यूइंग, और अब वो अपना MBA BBA कर रही हैं। ठीक है, क्यों, अब क्यों ख्याल आया, क्यों, क्योंकि उस वक्त माँ बाप ने पढ़ने नहीं दिया, उस वक्त माँ बाप ने कहा कि नहीं भाई शादी कर लो, शादी के बाद पढ़ लेना, शादी के बाद घूम लेना, शादी के बाद नौकरी कर लेना, जो भी तुम्हारा शौहर कहे वही कर लेना। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट। हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलना है कि एक लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए कि अल्लाह ना करे अगर कभी उसके साथ कुछ बुरा हो, माँ बाप भी है लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं है। ठीक है ना, तो अगर आप बेटे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेटी पे भी इन्वेस्ट करो। आप अपने बारे में बताओ, आपने क्या बेयर किया, सोसाइटी का प्रेशर कि आप PhD कर रही हो, रिश्ते
نہیں آنا یا آنا یا چوز کرنا I یا remember رشتوں کو that. ریجیکٹ کرنا، وہ بھی حق نہیں دیتے پھر کہ نہیں کیا بیٹھی رہو گی، کتنے ریجیکٹ کرو گی، نخرے بہت ہیں، ہاں لائک بہت ساری باتیں ہیں. ہاں صحیح ہے، کریکٹ. میرے ساتھ میں ایک اسٹوری شیئر کروں گی. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ رشتے والی جو آنٹیاں ہوتی ہیں، جو بروکرز ہوتی ہیں، جو کرواتی ہیں رشتے، تو یو نو دیر واز دس ون I like this brokers. Yes, the broker, the word broker is Yes. very important. تو وہ جو آتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ جو نا اچھا آپ جاب کرتی ہیں، تو اس وقت میں جاب کر رہی تھی، تو کہتی ہے کتنا کماتی ہیں، ٹھیک ہے، اچھا آپ گھر میں کیا دیں گی. پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ نا بات لڑکے تک پسند آنے تک پہنچ گئی، تو پھر لڑکے سے اچھا ایک بہت امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہیے کبھی آپ کے ہونے والے یو نو منگیتر سے یا شوہر سے کہ بھائی آپ مجھے کیا پاکٹ منی دو گے. وی نیور ٹاک اباؤٹ کہ فائنینشیل ڈسکشن نہیں کرتے آپ شادی سے پہلے کہ یار گھر میں کون کتنا کنٹریبیوٹ کرے گا اگر میں کما رہی ہوں. تو دس گائے واز لائک کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں 5,000 روپے دے دوں گا مہینے. You asked him? I did. Oh my God. I did. I asked him کہ آپ مجھے پاکٹ منی کتنی دیں گے نا شادی کے بعد. تو کہتا ہے کہ 5,000 روپے. تم تو خود کما رہی ہو نا, تو تمہیں کیا ضرورت. اس وقت میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی, ٹھیک ہے, اینڈ ایٹ دیٹ ایج آئی واز 26 27. تو ہی سیڈ کہ تم تو کما رہی ہو نا, تو تمہیں کیا ضرورت ہے پیسوں کی, میں تمہیں 5,000 روپے دے دوں گا. تو میں نے کہا میں 5,000 روپے کے لیے شادی کروں, اس سے اچھا ہے کہ میں نہ کروں کیونکہ میں زیادہ ارن کر رہی ہوں. سو that's it for me. I mean from my side, from my story. پھر تمہیں کوئی تمہارا سول میٹ نہیں ملا؟ ملے بہت سارے سول میٹ, لیکن آئی ڈونٹ نو کبھی سمجھ میں نہیں آیا. ایسا نہیں کہ شادی کے میں اگینسٹ ہوں, لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ کا کریئر اور آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے, کہ آپ اپنے اس میں بھی کچھ ہونا چاہیے. لائک میری نانی نے بہت سپورٹ کیا ہے مجھے, میرے ماموں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. لائک مجھے گاڑی چلانا سب سے پہلی چیز, کہ گاڑی کیسے چلانی ہے, گاڑی چلانا سکھانا. نو رائٹ ناؤ آئی ہیو مائی اون کار and I loved it. Why? Because I'm not dependent on an Uber یا کریم یا کوئی رکشا, میں کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں. سو بہت سارے فیزز ایسے لائف میں آئے, لیکن ایک چیز ہے کہ یو ہیو ٹو بی دیئر فار یور سیلف. آپ کو اپنے لیے اپنے پاس ہی ہونا ہے. آپ کے ماں باپ, بھائی بہن, بیسٹ فرینڈ, ہسبینڈ, بچے, they will not be there for you always. یہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. And that should be fine, Yes. right? Because every human has a right to their own life. Yes. And you should be there for yourself. نہیں, آپ کو اپنے لیے ہونا ہے. یہ بات اس لیے امپورٹنٹ ہے عائشہ, میں بتاؤں, بہت ساری عورتیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ اپنے لیے کچھ نہیں ہوتی. انہوں نے میاں, بچے, سسرال, ان کے لیے ہی ہونا ہے. ایک سرٹن ٹائم آتا ہے, آپ کی ایک ایج ہوتی ہے جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, آپ کے میاں آفس نہیں جا رہے ہوتے, سسرال والے رہتے نہیں ہیں, تو آپ فارغ ہو جاتے ہیں. اور اس وقت آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ آپ دماغی مریض ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی زندگی میں Actually, اپنے لیے کچھ نہیں ہے, جو کچھ اور بھی آپ کے پاس ہوتا کچھ ہے, کرنے کو ہے ہاں, نہیں. آپ نے اتنا دے دیا ہوتا ہے کہ اتنا اوور آپ دے چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں بچایا ہوتا. اپنی کوئی نہ کوئی ہابی. میں بریک کے بعد اس ٹاپک پہ ڈسکس کروں گی. جیسے انہوں نے کہا کہ آخر میں آپ نے اکیلے ہی رہنا ہے, سو کیوں نہ اپنے آپ کو پہلے سے ٹائم دینا شروع کریں. عورتیں خود اپنی ریسپیکٹ نہیں کرتی, وہ خود یہی سوچتی ہیں کہ ہم بوجھ ہیں. جب تک لڑکی خود یہ سمجھے گی نا کہ ہم بوجھ ہیں, کیونکہ اسے یہی سمجھایا جاتا ہے بچپن سے, تو تب تک اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی رسپیکٹ نہ کرے. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم 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 بیک. گڈ مارننگ پاکستان. ہمارا ٹاپک ہے کہ لڑکی بوجھ نہیں. ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ مرد برا مرد برا. میں اس چیز کو دوبارہ صحیح کرنا چاہ رہی ہوں کہ بیسکلی ہمارا ٹاپک, ہم مردوں کو برا نہیں کہہ رہے. کبھی کبھار عورت کی دشمن خود عورت ہی بن جاتی ہے. وہ مائیں ہی ہوتی ہیں جو فورس کرتی ہیں بیٹیوں کو جب وہ نہیں شادی کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. وہ ساسیں ہی ہوتی ہیں جو وعدہ کر کے لاتی ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کو پڑھائیں گے, اور وہ وعدے فلفل نہیں کر رہی ہوتی. سو میں دوبارہ سے یہاں کہنا چاہوں گی, ہم کوئی مردوں کو, ہم یہ بحث کرنے نہیں بیٹھے کہ مرد برا اور عورت مسکین, اور مرد, بہت جگہ عورت مرد بھی مسکین ہے کہ وہ ایک آدمی پورے کنبے کے لیے کما کے لا رہا ہے, اور کیونکہ اس کی بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے اور ہنرمند نہیں ہے تو وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتی اس کمائی میں. جیسے آپ نے کہا کہ $300 کا ہو گیا ہے, تو ضروری ہے کہ بیٹیوں کو پڑھائیں. سو وہ والی بات ہے کہ یہ آدمیوں کے لیے بھی بہتر ہے, بھلے ان کی ایگو کو کچھ ہو, لیکن اگر ان کے 4 یا 5 بچے ہیں اور ماں باپ بھی ہیں, ان کی میڈیکل کا خرچہ ہے,
تو وہ اکیلے نہیں اس بوجھ کو ڈھو سکتا جو اس کی بیوی, جو اس کی اسپاؤس, جو اس کی ساتھی. also the fact that پاکستان کی population, ہم 4th largest population in the world ہونے والے ہیں. ابھی سینسس کے بعد پتہ چل جائے گا. 50% سے زیادہ پاکستان میں عورتیں ہیں. 54%. اگر آپ کا 54% ورک فورس گھر پہ بیٹھ کے پاپا کی پرنسس بنے یا میری عزت خراب ہوگی کہ آپ باہر نکل کے کام کریں گے, تو آپ کا ملک جو چل نہیں رہا وہ تو بالکل ہی بند ہو جائے گا نا, آپ کا ورک فورس ہی نہیں ہے. So we have to keep those economics of the country in mind as well. Exactly. کہ جو پرانے زمانے میں تھا نا کہ ایک کماتا تھا اور 10 کھاتے تھے, جوائنٹ فیملی تھی, چاچا تایا سب بیٹھ کے کرتے تھے. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب وہ زمانہ ہے کہ ایوری بڈی ارنس, تاکہ وہ جو ایکسٹرا انکم جو دوسرے لوگ بچے کما رہے ہیں, چاہے وہ فری لانس کر رہے ہیں یا پھر وہ کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہے یا وہ کوئی کچھ بھی ایکسٹرا کام کر رہا ہے, تو وہ پھر اپنی انکم کو یوز کرتا ہے کہ چلو گھومنے چلتے ہیں ویکیشنز پہ. اچھا, ہمارے یہاں ینگسٹرز جو ینگ بچے ہیں ان کی بھی کمائی کا کوئی رواج میں نے نہیں دیکھا. ان کو بھی ابا ہی بیچارے پال رہے ہیں, ان کی شادیاں بھی ابا ہی کرا رہے ہیں. زیادہ ہی فری ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے بچے ہمارے, کیونکہ ویسٹ میں تو 18 کے ہوئے اینڈ گڈ ٹو گو, اپنا خرچہ خود اٹھاؤ, اپنی پڑھائی خود کرو, نوکریاں کرنا نہیں ہے نا. ویسٹ اچھا نہیں ہے, ہم اچھے ہیں. ہم اچھے ہیں لیکن ہمارے بڑوں پہ بہت بوجھ ڈالتے. No, I'm joking. That's a joke. اچھا, اپنے آپ کو بہت اچھا میں نے کہا یہ کیا بول رہی ہے, میں نے کہا اچھا بھائی میں اس کو نیگیٹ نہیں کرتی. Because obviously 18 سال کی عمر میں آپ کو بھیج دیا. مجھے لگتا ہے چلو ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے ہیں کہ ہم انہیں آخری وقت تک ان کی شادی, ان کی نوکری, وہاں سورس بھی دینے کے لیے ہم نے اپنے گھر بیچ کے ہم نے نہیں, ایون شادی کے بعد بھی اگر بیٹی کو بھی شادی کر دو نا تو اٹس ناٹ انف. پھر بیٹی کے بچوں کو بھی پال رہے ہوتے ہو, ایون دو اگر ہسبینڈ اس کا کام بھی کر رہا ہے نا, پھر بھی آپ دے رہے ہوتے ہو. There you go. This is what I wanted to clear here کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا ٹاپک ہے کہ جی بیٹی ایک بوجھ ہے, تو جس بوجھ کو آپ اتار رہے ہیں شادی کے نام پر, کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بوجھ جب اتر رہا ہے تو یہ اور بوجھ لے کے بھی واپس آ سکتا ہے, اور یہ بوجھ آپ کا ڈبل بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے بیٹی کی شادی کر دی اور وہ 2 بچے لے کے گھر آ گئے. صحیح ہے. سو ٹیکنیکلی آپ اپنے بوجھ کو اتارنا جو سمجھ رہے ہیں, جو نا سمجھی کی شادیاں, جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ جی اپنے لیول کے حساب سے شادی نہیں کی, یا بچی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہاں شادی کر دی, فائنینشیل ڈفرینسز میں شادی کر دی, تو یہ جو آنکھ بند کر کے آپ لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھ کے اتار رہے ہیں شادی کے نام پہ, کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب وہ بچی 2 بچے لے کے گھر پہ آئے گی تو آپ کا بوجھ 1 نہیں 2 اور بڑھ جائے گا؟ ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایک ایسی لڑکی سے ملوانا چاہتی ہوں جہاں مس میچ شادی کی گئی اور ساری زندگی اس کی کیسی بن گئی. سیما میرے ساتھ یہاں موجود ہے. السلام علیکم سیما. وعلیکم السلام. سیما کو میں نہیں چاہتی کہ وہ آن اسکرین آئے, نہ وہ خود چاہتی ہیں, ظاہر ہے کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہیں, لیکن جو ان کی آپ بیتی ہے وہ آپ تک میں پہنچانا چاہتی ہوں, جو والدین یا جو باقی سارے سمجھتے ہیں کہ بچیاں بوجھ ہیں, بس جلدی 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 شادی کر دو. جی سیما, کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ جی ندا, بالکل میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ میں نے جب ماسٹرز کر لیا تو فوراً سے رشتے وغیرہ آنا شروع ہو گئے, اور ایک رشتہ میرے والدین کو سمجھ میں آیا. حالانکہ لڑکا اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن چونکہ ان کا بہت اچھا کاروبار تھا, بہت بڑا کریانہ اسٹور تھا ان کا, سپر اسٹور کہہ لیجیے. تو اچھے ویلدی لوگ تھے, وہ لوگ کھاتے پیتے گھر کے تھے. تو میرے پیرنٹس نے فیصلہ کر لیا کہ آپ یہاں خوش رہیں گے بیٹا, آپ کی تعلیم اپنی جگہ ہے, لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ صرف گھر کی حد تک ہی ہوتی ہے, انہیں کون سی جاب کرنی ہوتی ہے, آپ کو ہم نے پڑھایا آپ کے مطابق. خیر میں نے اپنے والدین کے کہنے میں آ کے ان سے شادی کی, اور میں نے یہ سوچا کہ چلیں پیرنٹس جو ہے کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے. پھر میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ان سے آج تک میرا مزاج کسی ایک بھی بات پر نہیں ملتا, ایک بھی بات پر, کیونکہ وہ 8 کلاس پاس بھی نہیں ہے شاید نا. اور جو بھی میں بات کرتی ہوں میرا تھوڑا سا زندگی کا طریقہ الگ ہے, میں تھوڑا اچھا سوچتی ہوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے. وہ ایک کریانہ اسٹور چلاتے ہیں اور ان کی لینگویج بھی اس طرح کی ہے کہ وہ گالی دے دے کر بات کرتے ہیں, اور میں شرمندہ ہو رہی ہوتی ہوں اپنے بچوں کے سامنے کہ میں ان کو تہذیب سکھا رہی ہوتی ہوں, اور اسی درمیان وہ انٹرفیئر کرتے ہیں اور بدتمیزی کرنا شروع کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, گالی پک کر بات کرتے ہیں. مطلب میں اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کر پاتی. ابھی آپ ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں؟ بالکل ان کے ساتھ, آپ ان کے ساتھ برداشت کری ہیں زندگی کو؟ بہت مشکل سے, کرنا نہیں چاہتی لیکن کچھ اس کا حل بھی نہیں ہے کہ میں کیا کروں. اب وہ یہ نا بچے ہو جاتے تو آپ بالکل باؤنڈ ہو جاتے کہ آپ کیا کریں.
وہ ایک دبا لگ جائے گا نا جیسے ہمارے ہاں لگ جاتا ہے کہ ڈیورسڈ ہیں بچے کیسے سنبھالے گی. سو آپ ان سب چیزوں سے ڈرتی ہو کیا؟ بے انتہا ڈر لگتا ہے. یہ سوچتی ہوں کہ مطلب جب میرے پیرنٹس کو پتہ تھا کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں, کم سے کم وہ مجھے امیر لڑکا نہ ڈھونڈ کے دیتے, ایک پڑھا لکھا سلجھے ہوئے مزاج کا لڑکا دیتے. آپ کو پتہ ہے میں اپنی شادی سے پہلے جب کالج جاتی تھی, یونیورسٹی جاتی تھی, تو میں گاڑی خود چلاتی تھی. جب شادی کے بعد میں نے گاڑی کا سوچا کہ میں گاڑی لے کر باہر نکلوں, تو میرے ہسبینڈ نے کہا, اپنی امی سے بات کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی آزاد خیال ہے, یہ تو ہمارے ہاتھوں سے ہی نکل جائے گی, کل کو کہے گی مجھے جاب کرنی ہے, ہمارے تو انڈر میں ہی نہیں رہے گی, گاڑی نہیں چلانے دیتے. میں نے 20 سال سے جو ہے وہ گاڑی کو ہاتھ نہیں لگایا. میرے بچے جوان ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, میری خواہش تھی, مجھے بڑا شوق تھا کہ میں گاڑی چلاؤں, اور مجھے چلاتی تھی. میرے پیرنٹس میری اس خواہش کو پورا کہتے ہیں. میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی شادیوں میں فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کے گھر میں کھانے کا پینے کا ان چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے, شوہر کماتے نہیں ہیں. لیکن ایک یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے جو ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتی ہے نا عورت, جب ذہن ملتے نہیں ہیں, پیسہ دولت یہ بھی ایک طرف ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ سارے پیسہ دولت سب ایک طرف رہ جاتی ہے. جب سب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو آپ کو ایک کمپانین چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے اپنی بقیہ زندگی گزارنے کے لیے. اور جب آپ کی میاں بیوی کا مینٹل لیول ملتا ہی نہیں ہے, جب آپ ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہی نہیں کر سکتے, کوئی اپنی پسند کی ایک ساتھ چیز نہیں دیکھ سکتے, تو زندگی کا کیا فائدہ؟ زندگی صرف روٹی کپڑا اور مکان تو نہیں ہے نا. مینٹل کنیکشن از ویری امپورٹنٹ, اینڈ ان دیٹ وے ان کے کیس کو میں دیکھ کے یہ کہوں گی کہ ہر ماں باپ کو, اگر جو بھی سن رہے ہیں یا جنہوں نے بھی ان کی کہانی سنی ہے, ان کو چاہیے کہ جس بھی بچی کی آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ اس بچی کو تھوڑا بہت اس انسان کو جاننے جتنا آزادی دے کے ایک دوسرے کو جاننے کا ٹائم ضرور دیں. اسلام بھی آپ کو ایک لڑکی کی مرضی دیتا ہے, تو وہ مرضی کیسے, کوئی تصویر دیکھ کے تو مرضی نہیں پتہ چلے گی نا. ظاہر سی بات ہے, آپ نے کسی آدمی سے بات کرنی ہے, اس سے آپ فون پہ بات کر لیں یا ایک دو ملاقاتیں, آپ فیملی ڈنر, فیملی لنچ رکھیں. اگر آپ لوگوں کو پردے کے مسئلے ہیں تو آپ فیملی لنچ, فیملی ڈنر پہ اٹھنا, بیٹھنا, بات کرنا یہ ضروری ہے. یہ جو آنکھ بند کر کے کہ نہیں جی ہمارے یہاں کی لڑکی تو نہیں بیٹھتی کسی لڑکے کے سامنے, یا وہ ہماری بیٹی کیسے آپ کے بیٹے سے بات کرے گی یا ملنے جائے گی, کافی پہ جائے گی, ڈنر پہ جائے گی, یہ بھی ایک مسائل ہیں. کیونکہ دیکھیں اب دور بدل گیا ہے, اور دور بدل گیا, اسی لیے میں آپ کی ملاقات ایسی لڑکیوں سے کروا رہی ہوں جو اپنے پیروں پر کھڑی ہیں اور کسی کے سہارے نہیں, خود نہیں ہوئی ان کی شادی, نہیں کی انہوں نے شادی, تو کیا ہوا, کوئی زندگی تھوڑی ختم ہو گئی. سو میرے پاس یہاں موجود ہیں صبا سکندر, جو انٹرپرینور ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر ہیں, اور اپنی آرگنائزیشن بھی چلاتی ہیں میٹ دا چینج کے نام سے. السلام علیکم صبا. جی وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اینڈ دیٹس بی دا چینج. دیکھیں ذرا, آج مطلب آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں اس لیے مجھے بلایا گیا ہے یہ بتانے کے لیے میں کسی سے کم نہیں. جب مجھے انوائٹ آیا, جب مجھے کال آئی سعدیہ کی, تو آئی واز ویری ہیپی, اینڈ میں نے کہا یہ ٹاپک ایک ایسا ہے جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے, بیکاز میں بی دا چینج رن کر رہی ہوں. تو بہت ساری خواتین, لڑکیاں, بچیاں یہ شکایت, یہ بات لے کر آتی ہیں, رو رہی ہوتی ہیں, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, انگزائٹی کہ کیوں شادی کا پریشر ہے. صبا ہم جس بھی گیدرنگ میں جا رہی ہیں, صبا کے بارے میں پوچھوں گی میں, باقی لڑکیوں کے بارے میں بعد میں پوچھوں گی. بالکل. صبا کے اوپر شادی کا پریشر تھا بہت زیادہ. لائک میرے ہاں تو خاندان میں ایک چیز ایسی تھی کہ بات پکی کر دی ہے, زبان دی ہوئی ہے, فلاں ماموں نے کہہ دیا کہ بھائی رشتہ پکا, فلاں ماموں نے کہہ دیا رشتہ پکا. لیکن جیسے ہی میں بڑی ہوئی, یونیورسٹی میں گئی, تو میں نے اسٹینڈ لیا خود کے لیے. میں نے کہا کہ میرے پاس زندگی میں بہت کچھ کرنے کو ہے. مجھے ایسا نہیں کہ شادی کرنی نہیں ہے, میں شادی کے خلاف بھی نہیں ہوں, جو لوگ کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن مجھے ٹائم کا ویٹ کرنا ہے, رائٹ ٹائم کا, رائٹ پرسن کا. آپ کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے اسٹیبل ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ 20 سال کے ہوگے, 25 سال کے ہوگے تو ٹک 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 کام کرنا آتا ہے, ٹک بچے پال سکتے ہو, ٹک کھانا پکانا آتا ہے, ٹک نہیں. آپ یہ بھی سوچیں کہ کیا آپ کا کمپینین ایسا ہے کہ وہ آپ کو کہہ سکے آئی ایم پراؤڈ آف یو, لیٹس ڈو دس ٹوگیدر, آؤ ساتھ کرتے ہیں کام. یہ تو فلمی اور ڈرامے کی بات لگ رہی ہے.
कोई तो कंपेनियन कम ही नजर आते ये हैं। फैंटेसी ही तो है जिसकी वजह से Let's do लड़कियों it को together. हाँ। चलो आप बर्तन साथ धोएं। ये फैंटेसी लाला लैंड, ये जो ड्रामे और फिल्मी सिचुएशंस की वजह से ही तो दिल वाले लड़कियों के दुल्हनिया दिमाग ले में जाएंगे नहीं है शादी। ये शाहरुख खान नहीं हम मिलेगा। शादी अच्छा, ना शादी के कपड़े पहनने होते हैं ना, द ब्राइडल मुझे गाउन। यही शौक था, मैंने इसलिए शादी की। हम जेवर अच्छा मिलेंगे, सा कपड़े लहंगा मिलेंगे। शादी ना करने को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल। सबर शुक्र, हाँ। वक्त आता है आपको मिल जाता है, अल्लाह की तरफ से मिल जाता है। देखिए ऐसी अच्छा बात अगर नहीं। आपको मोहब्बत हो जाए किसी से तो क्या करें? तो उस फिर वक्त पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है, फिर क्या करें? अकल का अपने इस्तेमाल पैर पे भी जरूर नहीं करें, खड़े हो। अकल का इस्तेमाल जरूर। आपने शाहरुख खान का हाँ, जिक्र किया, ये जी। एजुकेशन का, आपने शाहरुख खान का जिक्र किया, तो उनका ही एक डायलॉग है कि अपनी लाइफ का स्टीयरिंग खुद पकड़ो, ड्राइविंग सीट पे खुद अकल का इस्तेमाल करो। और किसी को अगर शाहरुख शाहरुख खान खान की अच्छी किसी भी रास्ते मूवीज पे ले नहीं जाएगा। देखी, शादी वाली मूवियां देखी हैं। यही तो प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत भागेगी नहीं, आप रुकें, एजुकेशन करें, वो अपने सपोर्ट पैरों पे करेगा खड़े आपकी हो। एजुकेशन में। बिल्कुल, अगर तेरी मोहब्बत भागेगी नहीं। अगर वो सही होगा तो he will wait, yes, क्या बात है yes, भाई। of course, he will अगर wait. सच्चा होगा तो भागेगा नहीं, और अगर भाग गया तो सच्चा कभी था ही अच्छा, नहीं। क्या मुझे बात लगता है करी डॉक्टर मुझे लगता है साहब कि ने। अभी ये वक्त आ चुका है कि हमारे पास इतनी अवेयरनेस है, बच्चियां माशाल्लाह पढ़ लिख रही हैं, बाशऊर हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, तो वो अपने लिए कुछ स्टैंड ले सकती हैं करियर के आज हवाले के से। समझदार पेरेंट्स की बच्चियां जो हैं वो कहती हैं हमें पहले अपने पैरों पे खड़ा होना, हमें शादी के लिए फोर्स नहीं कीजिए। मैं समझदार पेरेंट्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स समझदार नहीं हैं। अभी भी मुझे कितने सारे लोग मिलते हैं, मेरी बेटी के लिए रिश्ता देखो। मैंने कहा यार वो अभी तो सिर्फ 19 की है, वो डिग्री कर रही है, उसकी कंप्लीट तो होने दो, उसको अपने पैर पे तो खड़ा होने दो। चलो नौकरी नहीं करानी, पढ़ाई तो कंप्लीट करने दो। बिल्कुल, और ये फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं बात कर रही हूँ उन बच्चियों की, उन खवातीन की जो पढ़ लिख भी गई हैं, साथ साथ करियर भी चला रही हैं, सिंगल भी हैं, लेकिन उनको पता है कि उनको ज़िंदगी से क्या चाहिए। अगर मेरी एग्जांपल है तो अब मैं ट्रैवल भी खुद करती हूँ इंटरनेशनली, और पूरे पाकिस्तान में मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ मेरा क्लोथिंग ब्रांड है जिसको मैं रन कर रही हूँ, 2-3 और वेंचर हैं जिसको मैं रन कर रही हूँ। लेकिन मैंने जब लोगों को लेक्चर देने से पहले ये एक चीज़ सोची थी कि पहले मुझे खुद मुआशी तौर पर मजबूत होना है, खुद एग्जाम्पल बनना तो है। सबा तभी के आप आपको शादी कोई- नहीं करोगी? नहीं, मैं शादी करूंगी जब मेरा राज मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो वाला राज जो मुझे fantasy world में दिखाएगा। सिमरन, अभी भी है फैंटेसी। फैंटेसी वो वर्ल्ड एक्चुअली लड़कियों के रिलेटेड चीज़ रखी जाती है ना, हमेशा लड़कियों से कहा जाता है एक शहजादा आएगा, घोड़े पे सवार होगा और इस तरह से एक वो आपको बचा लेगा। ये मैं बताऊं, सच्ची बात है, ये उल्लू बनाया जाता है। जेवर मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, उसके साथ बहुत सारे नहीं, जिम्मेदारियां एक और भी चीज़ मिलेंगी। भी है, ये this नहीं is बताया। part of life and we have to bear. This is part of life. आई वुड लाइक टू ऐड, हर डिज्नी की मूवी के एंड में जो यंग गर्ल्स को कार्टून दिखाई जाती है ना, स्लीपिंग ब्यूटी, सिंड्रेला, उसके एंड में होता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। Yes. वो बचपन से जो ब्रेन वॉश Oh, किया yes, जाता you है। are right. अच्छा, that is कि why यार, there will be a prince I and I'm tell going you, to ride the that is horse with why- my shining, you know, the prince with shining armor, तो वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे ले जाएगा। I tell you, that is why my mother was very anti this Disney thing. तो मुझे बचपन में वो नहीं दिखाई गई, मगर भाई मेरी मैं- बहन और ने जरूर देखी। और मैंने बहुत देखी है, क्योंकि हर मूवी के एंड में वो प्रिंस उसको बचा के ले जाता है। नहीं, मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी, क्या? शायद मतलब इसीलिए हमने I'm more अपने स्टैंडर्ड्स practical. हाई करनी है ये मूवीज वगैरह देख के। आई थिंक हमें बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए और हमारे पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए कि बेटा ऐसा भी होगा, ऐसा भी Practical. होगा। प्रैक्टिकल, हमें अपने हमें बच्चों अपने स्टैंडर्ड्स को हाई नहीं करने चाहिए, प्रैक्टिकल पालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं रखनी आजकल का दौर फैंटेसी वाला नहीं बिल्कुल नहीं है, आपको अपने बच्चों को प्रैक्टिकल पालना है, वक्त पड़ने पे आपको काम उनको करना है। अच्छा और बुरा सब Exactly. दिखाना है, बल्कि वो अपने घर में देखते भी हैं, अपने माँ बाप को देखते भी हैं कि शादी जो है वो सिर्फ स्टेज नहीं, बहुत ड्रामों में आपके डायलॉग्स होते हैं, ये इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस। एग्जैक्टली, मुझे उर्दू समझ नहीं आ मुश्किल रही। सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है ये भी आपको आना चाहिए। हाँ, हर उसको हैंडल कैसे मैं करना है। बहुत पहले लिंक देके गई थी, गलत बच्चियों की शादी करने से आपके पास आती हैं वो, और अब ये ट्रेंड भी नहीं था कि आप जाओ जाके डॉक्टर को दिखाओ। मेंटल हेल्थ को कोई मानता ही नहीं था, वो तो हम लोगों ने, मीडिया वालों ने बोल बोल भूत के चढ़ बोल गया बोल है, के। भूत चढ़ गया है, झाड़ू से मारो, किसी बाबा के पास लेके जाओ। There नहीं was नहीं, a- मैं आपको ये कह रही हूँ कि जादू अब टोना, फिर भी जादू लोगों को टोना। पता चल गया है, Awareness हो गई। हमने इतना बोला है सबने कि मेंटल हेल्थ ये है एक इशू। मतलब कि मैं पागल हूँ क्या जो तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जा रही हो? मैं क्यों थेरेपी पे जाऊँ?
मैं क्यों साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं, मैं पागल हूँ क्या? लेकिन अब ये चीज़ चेंज हो रही है। आपने इस शो का जैसे जिक्र किया, इसीलिए इस तरह के एग्जाम्पल्स लाना और इस तरह के एम्पावर्ड खवातीन का सामने आना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बता सकें कि जहाँ पे आपको वो मिसाल दी जाती है ना कि शादी कर लोगी तो सुखी रहोगी, बच्चे जल्दी पल जाएंगे, कच्ची उम्र में ढल जाओगी, वहाँ पे आपके पास ये एग्जाम्पल भी होनी चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि आपके पास कोई रिसोर्स नहीं रहते, हस्बैंड नहीं है, फादर नहीं है, और अगर आपके हस्बैंड, फादर, बाप, भाई सब अगर अमीर हैं भी, अच्छा कमा भी रहे हैं, तब भी आपको चाहिए कि आप माशी तौर पर मजबूत हो, अपने पास कोई ना कोई हुनर रखें, अपना कोई साइड हसल रखें, और डोंट गो आफ्टर मनी और एटीएम के भी पैसा मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, जब घर मैं अच्छा आपके है, पास आती शानदार हूँ है। ब्रेक आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो बस अपनी जो एग्जाम्पल इस सेट रखें और कैरियर पे फोकस करें। और यही वजह है कि अब मैं कराची में शिफ्ट हुई हूँ कुछ अर्सा के लिए, ताकि हम खवातीन के साथ काम कर सकें और यहाँ की खवातीन को भी वो हुनर, वो स्किल्स दे सकें। तो पहले आप और कहाँ वो खुद थी? मजबूत हो। मैं इस्लामाबाद से हूँ। चलो, इस्लामाबाद की खवातीन के बाद अब कराची की खवातीन की बारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए ये जानने के लिए, ये बातें छोटी छोटी मानने के लिए और जानने के लिए कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई, लड़कियों को बोझ तो नहीं समझ लिया आपने। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बेटियां बोझ नहीं, और मैं आपको ये मिसाल एग्जाम्पल्स दे के दिखा सकती हूँ कि घर में बेटा भी है, बेटी भी है, और बेटी जो है वो बाजू बनी है पेरेंट्स का, वो राइट हैंड बनी है पेरेंट्स का। अक्सर ऐसे घरों में देखा गया है कि माँ बाप का इंतकाल हो जाता है या बाप का इंतकाल हो जाता है, कमाने वाला कोई नहीं होता, बड़ी बहन ने पूरे कुनबे को पाला है, पूरे बहनों की शादियां कराई, भाइयों को पढ़ाया लिखाया, सेट कराया। आपके ख़ानदान में भी ऐसी बहुत कहानियाँ होंगी, मेरे ख़ानदान में भी हैं, और देखा है हमने प्रैक्टिकली भी। सो हम कैसे बेटियों को बोझ कह सकते हैं? हम बेटियों को उस तरह पालते नहीं, उस तरह कार्व नहीं करते जिस तरह हमें करना चाहिए। मैंने बहुत सारी औरतों को अपने आप को खुद तराशते हुए देखा है। शादी हो गई यंग एज में, इतनी यंग एज में जब उनको शऊर भी नहीं था, नहीं अच्छा हस्बैंड निकला, लाइफ डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो उन्होंने स्टैंड लिया, अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की, और फिर आज वो एक मकाम तक पहुंची। देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी भी हो सकती है। मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद हैं फरियाल आसिफ, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, काउंसलिंग एंड एकेडमिक्स में स्पेशलाइजेशन रखती हैं। यहाँ मेरे पास बैठी हैं और इनकी भी शादी नहीं हुई, लेकिन अपने पैरों पे खड़ी हैं कि इनको किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं, और कोई 5000 पॉकेट मनी की इनको ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप फरियाल? फाइन, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। फरियाल, अपना एक्सपीरियंस बताएं। क्या आप जब बारिश होती है तो क्या आप पर्दे से लिपट के रोती हैं? नहीं। क्या आप फिल्म देखकर लोनली फील करती हैं? क्या आप लोगों की जुमले सुनकर किसी मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास जाती हैं? मैं आपका अपना एक्सपीरियंस पूछना चाहती हूँ। देखिए, बारिश तो मुझे वैसे ही बेइंतहा पसंद है, तो बारिश होती है तो मैं बाहर बारिश में होती हूँ। और एक चीज़ जो हम इंडिपेंडेंट वुमेन हम ये सोचते हैं ना, ये मैंने वो सोच बोली बिल्कुल, है बिल्कुल, जो आम बेशक। सोसाइटी के लोग सोचते हैं कि हाय बेचारी, ख्याली पुलाव होता है ये। एग्जैक्टली। ठीक है। एक चीज़ ये है कि मैंने कभी कभार खुद अकेले जाके भी खाना खाया और अकेले जाके मूवी भी देखी है। यार मैं भी जाती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। आपको अपने लिए कभी कभार टाइम चाहिए होता है। अकेले में आपको खुद को कितना बेहतर आप पहचान सकते हैं, अकेले में ये लोग समझते नहीं। लोगों को लगता है कि अगर आप अकेले हैं तो आप डिप्रेस हैं, आप उदास हैं, बट अकेले में, या जब हम, जैसे सबा ने बात की कि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम खुद को ढूंढते हैं और हम एम्पैथेटिक भी होते हैं, हमारी कंपैशन भी बढ़ता है, अल्लाह से कनेक्शन भी बढ़ता है। रही बात सोसाइटी की, तो सबसे प्लस पॉइंट मेरे फेवर में जो है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट जो मेरे तक आ रहे होते हैं वो मेरी फैमिली ही कट डाउन कर देती है। मैं आपकी फैमिली सपोर्टिव। बिल्कुल। कुछ चीज़ें मेरी अम्मी हैंडल कर रही होती, कुछ मेरे अब्बू कर रहे होते हैं, मेरी बहन भाई बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस बेयर किए हैं, जैसे कि छोटी बहन की शादी हो गई तो बड़ी की क्यों नहीं की, बड़ी की नहीं करा रहे, छोटी की पहले क्यों करा रहे, टॉल हैं, ब्रॉड हैं तो बल्कि लगती हैं, बल्कि नहीं लगती तो बहुत लंबी हैं, लड़कियां इतनी लंबी नहीं होती, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर बहुत सारे फ़िल्टर्स लग जाते हैं जब कोई एक स्पेसिफिक रिश्ता आपकी तरफ आता है।
اور پھر ہمارے لیے بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں بٹ لڑکیوں کے پاس آپشنس کم ہوتے ہیں, لڑکوں کے پاس آپشنس زیادہ آتے ہیں بنسبت سلیکٹ کرنے کے کہ ہمیں کس قسم کا رشتہ پسند ہے, کس طرح کا نہیں ہے. بٹ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز فیملی سپورٹ ہوتی ہے سب سے پہلے. آپ کو خود کیا بیئر کرنا پڑا سوسائٹی کی, جو آپ نے ابھی بتایا, اس کے علاوہ جب آپ پروفیشنلی بھی آئیں, خاندان والے بھی بولتے ہیں, 10,000 چیزیں ہوتی ہیں جو سننی پڑتی ہیں. دیکھیں 2 کنسرنز ہوتے ہیں, کچھ لوگ آپ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کیونکہ آپ سے پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ کی فکر ہوتی ہے, وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہو گئے, نانا نانی ہو گئے, دادا دادی ہو گئے, ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ بچی گھر کی ہو جائے, ہمارے جیتے جی ہم دیکھ لیں, ہم لوگوں کو تسلی رہے گی. اور کچھ امپیکٹ جو نیگیٹو طریقے سے آتے ہیں تو لوگوں کا کام ہے کہنا, اور وہ تو کہیں گے, ٹھیک ہے. ہم اس چیز کو کس طریقے سے کیٹر کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کس طریقے سے میں اس چیز کو ہینڈل کرتی ہوں وہ میرے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور سب سے زیادہ مجھے کس طریقے کا سپورٹ انوائرمنٹ سے مل رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ اپنے ارد گرد کے جو دوست ہیں وہ کس طرح کے چنتی ہیں؟ میری ماشاءاللہ سے میری دوستیاں کافی پرانی ہیں, اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دوست جب آپ کو اوپینین دیتے ہیں نا, وہ بڑا صاف شفاف اوپینین دیتے ہیں کہ وقت ہو گیا, کر لو, یہ اچھا آپشن ہے, اس کو کنسیڈر کر لو, یا پھر وہ کہتے ہیں نہیں ابھی جیسی ہو اپنی زندگی میں کما یا یہ صحیح نہیں ہے تمہارے لیے, بالکل, یا یہ صحیح نہیں, وہ تو فوراً بتا دیتے, وہ تو سب سے پہلے بتا دیتے کہ نہیں یہ آپ کی مزاج کے حساب سے نہیں ہے, تم ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی. تو ہمارے فرینڈس بھی بہت سپورٹیو ہوتے ہیں. صبا, فریال اور ثانیہ, تینوں سے یہ کرنا چاہوں گی, جو بھی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں, اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ کیا ایک مشورہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے ارد گرد سے ٹاکسک لوگوں کو دور کر دو. کچھ دوست آپ کو زیادہ ہی کمپلیکس میں ڈال رہے ہوتے ہیں چوکی لگا کے یا بات کر کے. اور کیا آپ ایڈوائزز دینا چاہیں گی ان لڑکیوں کو جو شاید اب ڈاکٹرز کے پاس جانے لگی ہیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز ان میں ہونے لگے ہیں, حالانکہ زندگی میں ان کے پاس سب کچھ ہے ایکسیپٹ فار اے اسپاؤس؟ اب میں ایک اوپینین اگر دوں گی اپنے حساب سے تو وہ یہ ہے کہ اللہ پہ یقین رکھیں, صحیح وقت صحیح انسان آپ کے لیے مقرر ہے. ہمارا نصیب کتنے ہزاروں سال پہلے لکھ دیا گیا ہے, تو وہ جب ہمارا وقت آئے گا صحیح تو ہمیں مل بھی جائے گا, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر جتنا کام کر سکتے ہیں کریں, چاہے وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس پہ ہو, کھانا بنانا سیکھنا ہو, گاڑی چلانا سیکھنی ہو, کوئی اسکل سیکھنی ہو, آئی ٹی میں کچھ آپ نے کام کرنا ہو, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, انتظار پروڈکٹیو آپ کو بننا پڑے گا, کیونکہ وہی چیز آگے چل کے آپ کی لائف میں کہاں کام آ سکتی ہے آپ کو نہیں آئیڈیا. اور وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بٹن ٹاکنے سے لے کے آپ کو اوور لاک کرنے تک بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیوں سیکھیں ہم, ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ کبھی بھی کسی بھی سرکمسٹانسز میں آپ اگر کسی سچویشن میں پھنس جائیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی اسکل ضرور ہونی چاہیے جو آپ کو سپورٹ کر سکے. آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ جلدی شادی کر کے طلاق لے کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان سنگل رہے, مینٹلی اسٹیبل رہے, ایموشنلی پیسفل رہے, اور اپنے اوپر کام کرے, اپنی ذات کے اوپر کام کرے, تاکہ جو ہے وہ کچھ اچیوڈ فیل کرے. جیسے کہ میں نا بہت دفعہ جب بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے نا ہماری یونیورسٹی میں ان سے ایک سوال پوچھتی ہوں, آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے لائف میں؟ تو وہ سوچتے ہیں کہ ہماری کیا اچیومنٹ. اب آپ ایک 19 سال کی یا ایک 17 سال کی لڑکی سے اگر آپ پوچھو کہ آپ کی کیا اچیومنٹ ہے, تو اس کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے یا اس کے 2 بچے. تو ایک عورت جب جاتی ہے تو کسی سے جو ہے نا اپنے پہلے باپ سے مانگتی ہے, پھر شوہر سے مانگتی ہے, پھر بیٹے سے مانگتی ہے, بھائی سے مانگتی ہے. تو اپنے اوپر کام کرے, اپنی سیلف ورتھ کے اوپر کام کرے, دیٹ از امپورٹنٹ. اور آپ کیا کہو گی ان لڑکیوں کو؟ میں یہ کہوں گی کہ بہت جگہوں پہ جب آپ فیملی فنکشنز میں جاتے ہیں یا آپ کے گھر پہ کوئی دعوت پہ آ رہا ہے تو کزنس کا سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے, میرے لیے فلاں رشتہ آیا, میں تو بہت خوش ہوں, میری شادی ہوگی, میں بہت خوش ہوں, تم کیا کرو گی, تمہیں کوئی نہیں ملے گا کیونکہ تمہارا وزن بڑھ رہا ہے. یہ جملہ پچھلے کچھ عرصے میں نے سنا ہے کیونکہ میرا وزن ان دنوں میں بڑھا اور بہت باڈی شیمنگ کرنی ہوئی. اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ میں نے بھی کہ سنا ہے کہ بھائی تم کالی ہو تو تمہاری شادی نہیں ہوگی, یا تمہارے ماں باپ نہیں ہے تو تمہاری شادی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اب ماموں جو ہے وہ جہیز کیسے دیں گے, تمہارا تو باپ نہیں ہے تو اس کے پاس تو جائیداد نہیں ہے, تو تم کیا شادی کر کے لے کے جاؤ.
किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंसर्न क्या रहा कि शादी मुश्किल हो जाती है, शादी नहीं हो सकती। तो उसमें ये कि मनफी सोच पहले हटाए, मनफी जितने भी ख्यालात रखने वाले लोग हैं, चाहे वो आपके कोलीग्स हैं, कज़न हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, सबसे दूर हो जाए। और उसके बाद आपको बाउंड्री सेट करनी है, लिमिट सेट करनी है। आप बता दें कि आप मेरे बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते और मुझे अभी टाइम चाहिए, और अपनी पॉजिटिविटी, अपनी कामयाबी की कहानी बताएं। और जब आप खुद कामयाब होते हैं ना, सब खामोश हो जाते हैं। मुआशी तौर पे आप जब मजबूत होते हैं, आप तहाइफ भी तभी दे सकते हैं जब आप मुआशी तौर पे मजबूत होते हैं। जब आप तहाइफ दे रहे होते हैं, घर पे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें सेटल होती हैं, सब खुश होते हैं। ख़ानदान वालों को भी ये तब बातें याद नहीं आती जब आपका करियर स्ट्रॉन्ग होता है। अब अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो बोझ आप तब बनते हैं जब आपका बाप, जब भाई आपके अखराजात उठा रहा है। तो माँ का भी एक कंसर्न होता है, भाभी आ जाएगी तो भाभी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आपने भाभी, भाई, बाप पे बोझ क्यों बनना है? आप हुनर सीखें, कमाएं। और अब तो हम इतनी अच्छी इरा में रह रहे हैं कि ऑनलाइन सब वसाइल मौजूद है। ऑनलाइन आप बहुत सारी खवातीन को घर से निकलने की इजाजत नहीं है, वो अर्न करिए घर बैठे। मेरे पास फूड पैंडा एग्जैक्टली मेरे पास मेरे प्लेटफॉर्म पे 100 से ज़ायद खवातीन मौजूद है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, जो स्टॉल्स लगाती हैं, एग्जीबिशंस करती हैं, कमा रही हैं। और अच्छा, कराची में अब मैं इस बात पे आ रही हूँ कि जल्दी शादी करने के चक्कर में जो गलतियाँ सरजद हो जाती हैं हमारे अपने प्यारों से, यानी हमारे पेरेंट्स जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं और जिनके कहने पे हम ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, तो वो भी इंसान है, कभी वो भी गलत हो सकते हैं। अगर आप पढ़ी लिखी होंगी और आपको शऊर होगा तो शायद आप उस वक्त माँ बाप से स्टैंड ले सकें कि ये जो बंदा आपने मेरे लिए तलाश किया ना, ये मेरे लिए सही नहीं है। इतनी एज की तो लड़कियां होनी चाहिए या इतनी बाशऊर होनी चाहिए बच्ची जब उसकी जाके शादी करें कि जब वो ये बोल सके अम्मी देखिए शायद आप उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ आप एक्सपीरियंस हैं, लेकिन ये फैसला ज़रूरी नहीं है कि सही करें। हम मतलब पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, गलती इज्जत के साथ, तरीके के साथ हम निगेट कर सकते हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ मैरिज जो है ना, अर्ली एक्सट्रीम मैरिज जैसे 16 साल 15 साल में, तो रिसर्च है कि जो है ना मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, 3 महीने का गैप भी नहीं होता, और दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, शऊर नहीं होता उसको, ऑब्वियसली उसकी हेल्थ डिटोरेट होती है। सेक्सुअल वायलेंस ऐसी औरतों के साथ ज़्यादा होता है, फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, हर तरह का इमोशनल अब्यूज़ ऐसी औरतों का ज़्यादा होता है। अच्छा, अब जैसे लाइक आपके पास आती होंगी ना बच्चियां जो, तो वो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं पहले सेगमेंट से पूछना चाह रही थी और मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही। वो क्या, उनके इश्यूज़ क्या होते हैं जिनकी शादियाँ इस तरह मतलब चलने वाली शादियाँ नहीं होती और वो सरवाइव कर रही हैं बस? भाई डिप्रेशन, एंजाइटी तो है ही, इसके अलावा जो जैसे उन्होंने कहा कि सेक्सुअल वायलेंस भी है, वो भी फेस कर रही होती हैं। तो जो जिन लोगों के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर फिर फिजिकल डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा लाइकली चांसेस हैं। अब मेरे पास एक रिसेंटली एक पेशेंट आई, मैं उनकी मिसाल देती हूँ आपको। उनकी ना मैट्रिक में शादी हो गई, ठीक है, वो ये कि घर वालों का प्रेशर था। अब उनके शौहर कुछ कमाते नहीं हैं, ठीक है, एंड नाउ शी इज़ इन हर 30s एंड शी हैज़ 3 किड्स। अब वहाँ यहाँ वालिदैन जो बूढ़े हो चुके हैं, 75 प्लस अबव हो चुके हैं वालिदैन, वो अब बैठ के सोच रहे हैं, वो भी आए हुए थे कि देखिए हमारी बेटी तो इतनी डिप्रेशन में चली गई है, ये बोल नहीं रही, पिछले 3 दिन से शी वाज़न्ट स्पीकिंग, तो कह रहे हैं ये तो बोल नहीं रही पिछले 3 दिन से। तो खैर उनकी काउंसलिंग हुई, उनसे बातें निकलवाई, तो पता चला कि जो है वो बहुत शदीद डिप्रेशन से गुजर रही हैं। तो अब वालिदैन जब 75 प्लस अबव होके वो सोच रहे हैं कि अब वो बच्ची और उसकी 3 बच्चियां मजीद हैं, अब उनके बारे में भी सोचा जा रहा है कि अब मुझे कह रहे हैं आप बताएं डॉक्टर साहब क्या किया जाए। मैंने कहा भाई मेरा काम तो सिर्फ मेंटल हेल्थ तक ही है, बाकी स्ट्रैटेजीज बनाना तो आपका खुद का काम है। तो क्या फ़ायदा हुआ इसी शादी का, मतलब क्या अचीव कर लिया उन्होंने? और एक डिप्रेस माँ अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती, क्योंकि वो अपने आप में व्हेन यू आर सो अनहैप्पी, आप एक बच्चे को कैसे आप उसकी परवरिश करोगे, उसकी पेरेंटिंग, उसका सही उसका गलत आप वो नहीं देख सकते, बिकॉज मेंटली वो अपनी किसी बुरी शादी में फंसी हुई है या अपने किसी ट्रॉमा को लेके बैठी हुई है। तो कभी कभी ऐसी माओं को अपनी औलाद का सही गलत नहीं समझ आता और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन औलाद पे निकाल दिया जाता है। जनरेशनल ऐसा कुछ बोलो ना, तो चुप बैठ गई। नहीं, वो इतना इंटेंस ये कॉन्वर्सेशन हो जाता है कि मैं सिर्फ सुन ही रही होती हूँ। सब अपने आप से रिलेट करना शुरू हो जाते हैं, अपनी लाइफ को देखना शुरू होता है कि हमारे साथ क्या हुआ। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि लोग आपको अप्रोच नहीं करते। अभी जैसे मैं मतलब सोशल मीडिया पे पेरेंट्स भी है, लोग बहुत सारे अप्रोच करते हैं, लेकिन आपको देखने कि सही और गलत क्या है। अब सही गलत
का तब पता चलेगा जब आप किससे बात करेंगे, आप उसके मुतालिक उसकी सोच सोचेंगे कि कोई इगोइस्टिक है। ये तो भी कोई बहुत वो सारी हो रहा है। लड़कियों में पाया जाता है आफ्टर 30 कि अगर उनकी शादी नहीं होती तो वो मिलना जुलना छोड़ देती हैं, घर में बैठ जाती हैं। जो आप Isolate बात करती कर रही हैं कि लड़कियों को इस एज में अगर शादी ना होने की वजह से जो डिप्रेशन होता है, उसमें मेजरली जो शरीफ ख़ानदानों की लड़कियां जो बहुत ज़्यादा अगर काम नहीं कर रही हैं तो वो बाहर निकलती नहीं हैं, उनका इंटरेक्शन ही नहीं है। जब वो किसी से मिलेंगी नहीं, बात नहीं करेंगी, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको अपना जो भी पार्टनर चुनना है उसमें उनको चाहिए क्या टेक्निकली। सो वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चली जाती हैं। डिप्रेशन की मेन वजह ऐसी ख़वातीन में ये भी होती है कि उनका इंटरेक्शन बंद कर दिया जाता है। सो माँ बाप को चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपकी बच्ची की एज बड़ी हो गई है और आप वाक़ईतन कंसर्न हैं कि उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा कंपेनियनशिप देने वाला इंसान आए, तो आप उसको बाहर तो निकालें, कम से कम उसको सही गलत खुद जज करने के लिए उस पॉइंट पे खड़ा तो करें। अच्छा, जो मेरा पॉइंट था कि अब जैसे बच्चे हैं 18 मुझे साल ब्रेक से पे लेकर- जाना है, सॉरी मैं आपको कट करी हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो हम लेकर आए हैं आपको ये जताने और बताने के लिए कि आपकी बेटी बोझ नहीं है आप पे, और ये मैं माँ और बाप दोनों के लिए कह रही हूँ। मेरा बिल्कुल ये एम नहीं कि मैं ये फोकस करूँ, और ये कोई एंटी मर्द शो भी नहीं है। अगर हम सारी ख़वातीन यहाँ बैठे हैं और एक मतलब हमने अपने करियर में कुछ किया है, हम अपने पैरों पे खड़े हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे इर्द गिर्द के मर्दों का है। इन द सेंस हमारे फादर, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे हस्बैंड, हमारे बॉसेस, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने दिया। क्योंकि कुछ कंपनीज में तो मर्द बॉस भी होता है जो काट करता है कि औरत क्यों आगे जाए। हमें एक बात में, अभी हम ब्रेक में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, सो आई रियलाइज समथिंग एल्स। हमें थोड़ा सा औरतों को भी बताना चाहिए कि वो इस मकसद से शादी ना करें कि शादी मैं करूँगी तो उसके बाद मुझे एक आदमी पालेगा। Exactly. बिकॉज आप फिर उस पर प्रॉपर आप हैं बोझ, डिपेंडेंट है, फिर आप बोझ हैं। जो हम कॉन्स्टेंटली एक बात कह रहे हैं, women also need to understand that as a human being, एक इंसान होने के नाते आप अपना ख्याल सबसे पहले खुद रखेंगे, आप काम करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, फिर आप अपने शौहर या अपने बाप से कहेंगे। सो वो जो पापा की प्रिंसेस वाला कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि मेरी शादी हो जाएगी और मेरा ख्याल रखा जाएगा, ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है औरतों की। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। और वो वाली बात है कि हमें बहुत फैंटेसी लगता है ये रिलेशन, और जब फैंटेसी पूरी नहीं होती तो लोग लड़कियां डिप्रेशन में जाती हैं। उनको लगता है शादी हो जाए तो फैंटेसी नहीं पूरी हुई, और शादी नहीं हो रही तो फैंटेसी पूरी नहीं हुई। तो आप लोगों के पास दो तरह की लड़कियां आती होंगी कि शादी की उम्र गुजर गई तो डिप्रेशन है, शादी हो गई तो डिप्रेशन है। सो मेरे पास एक खातून है यहाँ, शमीम के घर वालों ने भी उनकी शादी अच्छे के लिए सोच के की होगी। पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स गलती नहीं कर सकते। पेरेंट्स भी गलतियां करते हैं, उनसे भी मिस्टेक्स होती हैं, और उसकी वजह से उनकी औलाद का घर तबाह हो जाता है। सो ये जो रिश्ता है ना जोड़ना, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़ी। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिश्ता आया और बस झट शादी कर दी कि बस जल्दी 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 भुगताओ, 7 बेटियां हैं, आगे भी बैठी हैं, चलो 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 जल्दी हाँ कर दो। शमीम मेरे पास है। शमीम, मैं आपसे बात करना चाहूँगी और आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस लोगों को बताना चाहूँगी। जी शमीम, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। शमीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शमीम गुल। एक्चुअली मेरी अर्ली एज में शादी हो गई थी। मैं उस वक्त 7th में पढ़ती थी जब मेरा निकाह कर दिया गया, क्योंकि मेरे जो बहन भाई थे वो ज़्यादा थे, और इसमें ये था कि बच्चियां बोझ हैं, 6 बहनें हैं, बेटियां हैं, कैसे होगा, तो जल्दी शादी कर दी। अब शादी के बाद जो है वो बड़े प्रॉब्लम्स मुझे फ़ेस करने पड़े और बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो उसके बाद जब शादी होने के बाद ऐसा हुआ कि कुछ ही अरसे में ऐसा पता चला कि हस्बैंड जो हैं वो शराब के नशे में रहते हैं। तो उनकी वजह से मुझे बहुत सरवाइव करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। और इत्तेफाक है कि तालीम का शौक़ था, इल्म का शौक़ था, तो मैंने अपनी स्टडी को जैसे तैसे जारी रखा। और मुझे थोड़ा सा ब्यूटिशन का काम आता था, जिसकी वजह से मैंने अपना
پارلر کا ایک کمرے کے اندر جو ہے نا وہ اسٹارٹ لیا اور اس سے میں نے اپنی ارننگ شروع کی. اس کے بعد وہ اسی ارننگ سے میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. اسی میں نے اپنے بچے جو ہیں وہ ان کی تربیت کی, ان کی پرورش میں وہ اسی چیز کا ہاتھ رہا, اللہ کا شکر ہے. لیکن اس کے بعد یہ کہ بہت دیر تک ہماری شادی نہیں رہ سکی, پھر ہمیں اس سے الگ ہی ہونا پڑا. لیکن اب یہ ہے کہ شادی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیسے لیا؟ خود لیا یا بچے بڑے ہو گئے تو انہوں نے آپ کو کہا, ٹاکسک میرج دیکھنے کے بعد, یا میاں نے ہی کچھ اس طرح قدم اٹھایا؟ ایکچولی ان کے جو ہے نا بیہیویئر لانگ ٹائم تک برا رہا, لیکن لاسٹ میں پھر یہ کہ اتنے زیادہ وہ ایکٹک ہو گئے تھے, اور سیکنڈ یہ کہ کمپلیکس کا شکار رہنے لگے. جب انہوں نے دیکھا کہ وائف آگے جا رہی ہیں اور وہ ترقی کی طرف ایک عورت جا رہی ہے تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوا, تو جس کی وجہ سے بچوں نے جو ہے وہ یہ سب دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت ہارمفل ہو گئے ہیں. تو اور مار پیٹ کرنا, ان کا مار پیٹ کرنا, یہ دن رات کے تماشے, تو یہ نہیں برداشت کیے جا سکتے تھے. اور اسی وجہ سے کہ وہ تعلیم کی کمی ان میں بہت تھی, تو کمپلیکس کا شکار ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے پھر ہمیں جو ہے نا ہمارا میچ نہیں رہا, ہمارا زیادہ دیر تک ساتھ نہیں رہا, تو پھر ہمیں الگ ہونا پڑا. صحیح جی. زندگی تو برباد ہو گئی نا. ایک 7th کلاس میں ایک لڑکی کی عمر کیا ہوتی ہے؟ آئی گیس 14, بلکہ 14 بھی, اس سے بھی چھوٹی ہے, 11 مشکل سے 12 سال. ہاں 11-12. سو یہ 7th کلاس کا سفر اب تک, کہتے ہیں نا زندگی 4 دن کی, آپ اپنی زندگی کو کوالٹی کے طور مطلب کوالٹی سے بھی گزار سکتے ہو. جیسے آپ نے کہا کہ اگر عمر لمبی کرنی ہے تو کہتے ہیں زیادہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی عمر لمبی ہوتی ہے, وہ والی بات ہے. سو آج ہم سب یہاں اس لیے بیٹھے ہیں انڈر ون روف کہ میں اپنے شو پہ شادیاں کراتی ہوں. یہ بہت سارے ایسے ڈراموں میں کام کرتی ہیں جس میں میسیج جا رہا ہوتا ہے, شادیاں ہو رہی ہیں, جلدی سے شادی رشتہ آیا ہے کر دو, تم شادیوں کے لیے لوگوں کو تیار کرتی ہو. سو ہم زندگی میں ایسے بہت کام کرتے ہیں جو ہمیں کرنے بھی چاہیے, جو پازیٹیو بھی ہیں, لیکن ہم کہیں کہیں ان سارے کاموں سے نگیٹ کرتے ہیں کہ صرف یہی کام نہیں ہے زندگی میں, اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے. اور جب یہ میں نے سوچا تو مجھے لگا کہ ہاں میں یہ شو کر دوں گی, لیکن مجھے پتا ہے کہ کوئی اس شو پہ کان نہیں دھرے گا, اور پھر وہی میرے میمز کے ندا تو شادیاں کراتی ہے وہی لوگوں کے سامنے آئیں گے. لیکن میں ایسے شوز بھی کرتی ہوں جو شاید لوگ اس پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ نہیں بورنگ ہوگا, کیا مزہ آئے گا. لوگوں کو کلرفل چیزیں دیکھنا اچھی لگتی ہیں, یہ آپ کی انسانی فطرت ہے. لوگوں کو خوبصورتی دیکھنا اچھی لگتی ہے. سو زندگی کی جو بدصورتی ہوتی ہے وہ اس سے کبوتر کی طرح آنکھیں نیچ لیتے ہیں, بند کر لیتے ہیں. ہمارا آج کا شو صرف یہ کہنے کے لیے تھا کہ اپنی بیٹی پیدا ہوتے ہی صرف اس کی شادی کے بارے میں نہ سوچیں. اللہ نصیب اچھا کرے, یہ دعا ضرور دیں, لیکن اپنی بیٹی کو صرف کہ صحیح ایج میں شادی ہو جائے, پاکٹ منی دینے والا ہسبینڈ مل جائے, روٹی کپڑا مکان زندگی کے لیے بہت کچھ نہیں ہوتا. اس سے بہت کچھ اور زیادہ آج کی لڑکی کو چاہیے. سو اسی لیے شادی سے زیادہ اس کو اسٹرانگ کرنے کے بارے میں, اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے بارے میں سوچیں, اس کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے بارے میں سوچیں, اس کو ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کی اجازت دیں, جو کہ پیرنٹس اجازت نہیں دیتے. یہ اس کا حق ہے. ان دی اینڈ اگر آپ لوگ کچھ سیکنڈز کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز کہیے, تاکہ میں شو کو وائنڈ اپ. آئی وانٹ ٹو سے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے ڈزنی موویز کی بات کی کہ ہیرو جو ہے نا وہ آئے گا نہیں, آپ اپنا ہیرو اپنے اندر تلاش. بہت اچھی بات. یہ میرے پروگرام کی جو لائن ہے نا, وہ جو کیا کہتے ہیں, ٹیگ لائن, آپ اپنی زندگی کا ہیرو خود ہے. بس اس کے بعد تو میں کسی اور کو نہیں بولنے دیں گی. گڈ مارننگ پاکستان, تھینک یو سو مچ آپ کے تاثرات کا, اینڈ خدا حافظ.